पहला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया या नन ऑफ द अबव? तो ये मैंने पढ़ा दिया है, पूर्णिया बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है, केवल 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, कौन कौन से हिल्स बिहार में हैं? राजगीर, ब्रह्मोनी, प्रेतशिला और रामशिला हिल्स आर इन बिहार। ठीक है, कौन कौन सा प्लेसेस जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है बिहार में? तो ये है नालंदा महाविहार और दूसरा महाबोधि टेम्पल बोधगया। बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? बिहार में। ठीक है, घड़ी में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज होता है वो क्या है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्वार्ट्ज क्रिस्टल के पास पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ठीक है, ये बहुत एक्यूरेट यानी एग्जैक्ट टाइम देता है, इसीलिए इसको घड़ी में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? SiO2। क्लियर है ना? और क्वार्ट्ज जो है वो सेकेंड मोस्ट कॉमन मिनरल है अर्थ सरफेस पर। ब्रोमीन क्या है? लाल कलर का लिक्विड है। ठीक है, तरल पदार्थ है। ब्रोमीन जो है वो ग्रुप 17 में पाया जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये हैलोजन ग्रुप्स कहते हैं इसको। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है। ठीक है, और ये चौथे पीरियड में पाया जाता है। ये इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, ऑर्डिनरी कंडीशन में। और फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपैरिजन में ये बहुत कम एक्टिव होता है, हालांकि आयोडीन से ज्यादा एक्टिव होता है। थर्ड लाइटेस्ट हैलोजन है। ठीक है, वेल्डिंग में कौन सा गैस यूज किया जाता है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ठीक है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, जिसको कॉमनली ऑक्सी एसिटिलीन गैस के नाम से जानते हैं, जो कि वेल्डिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है। ठीक है, और वेल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है? 2 टूटे हुए मेटल्स को जोड़ा जाता है। ठीक है, वो भी बहुत हाई टेम्परेचर पे, करीब 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से भी ऊपर। ठीक है, क्योंकि स्टील जो है वो इतना ही टेम्परेचर पे मेल्ट करता है। ठीक है, और एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो C2H2। ठीक है, ये एक एल्काइन है जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड यूज होता है। एसिटिलीन जो है वो हवा से भी हल्का होता है। ठीक है, और इसी कारण से जो है इसको किसी भी प्रोसेसिंग फैसिलिटी या अंडरग्राउंड एप्लीकेशन में यूज किया जा सकता है। ठीक है, मीथेन को अगर हम पार्शियल कॉम्बिनेशन करें एयर में तो एसिटिलीन बनेगा। या सबसे कॉमन मेथड है कि पानी को कैल्शियम कार्बाइड के साथ यानी CaC2 कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर H2O दोनों को रिएक्शन करवाएंगे तो एसिटिलीन C2H2 फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप में किस चीज का कोटिंग होता है? तो ये होता है जिंक का कोटिंग। ठीक है, जब भी कोई मेटल पे हम जिंक का कोटिंग देते हैं तो उस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से क्या होता है? लोहे में जंग नहीं लगता है। ठीक है, रस्टिंग से बचाता है। सबसे कॉमन मेथड है हॉट डीप गैल्वेनाइजिंग का, जिसमें कि स्टील के सेक्शंस को मोल्टेन जिंक में डुबो देते हैं। जिंक कोटिंग जब हम करते हैं आयरन के सरफेस पे तो जिंक जो है वो एक एनोड की तरह काम करता है, और अगर ये कोटिंग खराब भी हो जाए या इस पे स्क्रैच भी पड़ जाए तो भी जो स्टील एक्सपोज होता है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, अब इसमें हॉट डीप गैल्वेनाइजेशन के अलावा 2 और मेथड होता है। एक होता है प्री गैल्वेनाइजेशन और एक होता है इलेक्ट्रो गैल्वेनाइजेशन। प्री गैल्वेनाइजेशन एक मेथड है जो कि यूज किया जाता है जब एक मेटल शीट को रोल किया जाता है एक क्लीनिंग एजेंट से होकर उसको रोल किया जाता है, उसके बाद उसको जो है मोल्टन जिंक में डुबो दिया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो कोटिंग होता है जिंक का वो काफी अच्छा कंसिस्टेंसी मतलब एक अच्छा कंसंट्रेशन का कोटिंग जो है उस पर लग जाता है मेटल शीट पे। ठीक है, और इलेक्ट्रो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि जिंक आयन जो है वो जो एक इलेक्ट्रोलाइट होता है उस सोल्यूशन में उसको ट्रांसफर किया जाता है टू द बेस मेटल थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट से होके जो है ये जिंक आयन ट्रांसफर होता है उस मेटल पे, और तब जो है
ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस पूरा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक। ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ कितना होता है, तो मैंने बताया हुआ है, ये होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ पे यूनिट है एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। विबग्योर को ही विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं, मतलब वो कलर जो कि हम अपने आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि जो सबसे नीचे वाला कलर है, ठीक है, भी दैट इज वायलेट, उसके पास सबसे छोटा वेवलेंथ होता है कितना, 380 नैनोमीटर का। और सबसे ऊपर वाला यानी आर रेड जो है, तो वो उसके पास सबसे बड़ा वेवलेंथ होता है, दैट इज अबाउट 700 नैनोमीटर। क्लियर है, ये हम बता चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कब क्रिएट होता है, जब एक एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इसी मूवमेंट से जो है वो क्या प्रोड्यूस होता है, फोटोन। ठीक है, क्या होता है बेसिकली, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, मूव करते हैं, तो वो राइट एंगल पे ट्रेवल करते हैं, और उससे क्या होता है कि एक बंडल ऑफ लाइट, मतलब एक लाइट का जो प्रकाश का जो है एक ग्रुप प्रोड्यूस होता है, इसको फोटोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड होता है। ठीक है, इसका यूनिट हर्ज होता है। ठीक है, हर्ज नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनके नामकरण पे इसका यूनिट दिया गया है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली होता है जितना नंबर ऑफ वेव्स एक समय इकाई के दौरान ट्रेवल करे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स दैट फॉर्म इन अ गिवन लेंथ ऑफ टाइम, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और हर्ज मैंने बताया इसको मेजर किया जाता है हर्ज में, दैट इज नंबर ऑफ वेव साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड कितना वेव साइकिल चलता है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है जिसका शॉर्टर वेवलेंथ होता है, ठीक है, विजिबल से नीचे वाले जितने भी रेडिएशंस हैं उनके वेवलेंथ काफी छोटे होते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं शॉर्टर वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आता है सबसे पहले अल्ट्रावायलेट रे, उसके बाद एक्स रे, उसके बाद गामा रे। ठीक है, और दूसरी तरफ होता है ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसके लॉन्गर यानी बड़े वेवलेंथ होते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कंपैरिजन में, तुलना में। ठीक है, मतलब विजिबल से अगर हम तुलना करें तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेवलेंथ लंबा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इसमें आता है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ठीक है, तो याद रखना है शॉर्टर वेवलेंथ वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन कौन सा हुआ, यूवी, एक्स, वाई। ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद रख लो। यूवी क्या हो गया, अल्ट्रावायलेट, एक्स हो गया एक्सरे, वाई हो गया गामा रे। ठीक है, और ये जो है लॉन्गर वेवलेंथ वाले ये हो गया कौन कौन, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन में यूज होता है, रेडियो वेव जो रेडियो हम लोग चलाते हैं, है कि नहीं, जिसमें कि एंटीना रहता है, तो वो कैच करता है रेडियो वेव को। ठीक है, उसके बाद रेडियो वेव का और भी एप्लीकेशंस है सैटेलाइट वगैरह में। ठीक है, कम्युनिकेशन में। उसके बाद इंफ्रारेड वेव्स, कभी कभार टीवी का रिमोट जो है, अभी तो नहीं पता, लेकिन पहले के जमाने में टीवी का रिमोट में इंफ्रारेड बटन्स रहते थे, यानी लाइट कटने पे जो है वो बटन्स जल उठते थे। ठीक है, मतलब उसमें से लाइट प्रोड्यूस होता था, तो वो ड्यू टू इंफ्रारेड वेव्स। नेक्स्ट है डिटर्जेंट्स जो कि कपड़े धोने के लिए यूज किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, तो वो सल्फोनेट्स होते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक डिटर्जेंट जो होता है वो क्या होता है, वास्तविक में सर्फेक्टेंट होता है। ठीक है, अभी देखिए हम इसको हिंदी में भी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, ये हम क्योंकि साइंस है इसलिए साइंस इंग्लिश में समझाना थोड़ा इजी होता है। ठीक है, हिंदी में उतना समय नहीं है अभी, ठीक है, कि हम दोनों भाषा में समझा सकें, इसलिए आप लोग खुद से इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो डिटर्जेंट जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली सर्फेक्टेंट होता है, या बहुत सारे सर्फेक्टेंट्स का मिक्सचर होता है जिसके पास क्या होता है, क्लीनिंग प्रॉपर्टीज होता है, यानी धुलने वाले कुछ ऐसे गुण होते हैं। ठीक है, जिसको कि पानी में जब हम कपड़ा धोते हैं इन डिटर्जेंट्स के साथ, तो ये जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं
वो पानी का जो क्षमता है चीजों को भिंगाने का, ठीक है, उसको ये इम्प्रूव करता है और ये पूरे के पूरे सतह पे फैल जाते हैं, ठीक है, और मतलब कपड़ों के सतह पे फैल जाते हैं और जो गंदे कपड़े होते हैं उनके फाइबर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं, मतलब घुस जाते हैं अंदर तक और उसको अच्छे से उसका गंदगी साफ करके बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा जैसे डिटर्जेंट लगाते हो ना किसी गंदे कपड़े पे, ठीक है, या उसको अगर हम डिटर्जेंट वाले साबुन में, पानी में, सर्फ में भिगोते हैं तो आपने देखा होगा कुछ देर भिगाने के बाद या कुछ देर उस पर डिटर्जेंट घिसने के बाद उसमें से मैला मैला पानी निकलता है कि नहीं। तो वो मैला पानी क्या है, सर्फ ने अपना काम किया है, मतलब सर्फ में जो प्रेजेंट सर्फेक्टेंट था वो डर्टी कपड़े के सरफेस पे फैल गया और इसके अंदरूनी फाइबर से उसका गंदगी खींच के बाहर निकाला और उसको पानी से धो के बाहर निकाल रहा है, ठीक है। और इसका डिटर्जेंट के अगर हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करें केमिस्ट्री फॉर्म में तो ये है RSO4 Na+, ठीक है, जहां R जो है वो लॉन्ग चेन एल्काइल ग्रुप को कहते हैं, ठीक है। और ज्यादातर डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स ही होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसका कंपोनेंट्स देखो, सर्फ एक्सेल हो गया या कोई भी जो सर्फ है, टाइड हो गया, व्हील हो गया, ठीक है, या फॉर दैट मैटर कोई भी सर्फ या कोई भी साबुन, ठीक है, इस कपड़े धोने के लिए जो यूज होता है तो उसमें जो है एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स ही होते हैं, ठीक है, भले ही उसका ब्रांड का नाम कुछ और हो। इसका जनरल फॉर्मूला याद रखोगे RSO4 Na+, ठीक है। डिटर्जेंट्स जो है वो ज्यादातर हार्ड वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होते हैं एज कम्पेयर टू सोप, मतलब साबुन के कंपेरिजन में डिटर्जेंट्स जो है वो हार्ड वाटर यानी कड़े पानी में, कठोर जल में ज्यादा आसानी से सोल्यूबल होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डिटर्जेंट में जो सल्फोनेट होते हैं वो कैल्शियम के साथ बाइंड नहीं करते हैं, ठीक है, जो कि हार्ड वाटर में प्रेजेंट होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है किसी प्रीवियस ईयर में कि बताइए कि हार्ड वाटर में जो है कौन से आयंस होते हैं और कौन से आयंस नहीं होते। तो याद रखना कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो है वो हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं और ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं इनमें जो सल्फोनेट्स प्रेजेंट होते हैं वो इन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ बाइंड नहीं करते हैं, ठीक है, बंधते नहीं हैं और इसी कारण से जो है ये आराम से हार्ड वाटर में घुल जाते हैं, ठीक है, घुलनशील होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम साबुन की बात करें तो साबुन में होता है कार्बोक्सिलेट, ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलेट जो है ये कठोर जल का जो हार्ड वाटर का जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हुआ है उसके साथ पूरी तरह से बंध जाते हैं, ठीक है, दे बाइंड विथ इट, और बंध जाने के कारण जो है ये पूरी तरह से सोल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है, गुठली टाइप का जो है ये रह जाता है और पूरी तरह से घुलनशील नहीं होता है। थोड़ा बहुत तो घुलता है लेकिन पूरी तरह से अच्छे से नहीं, यूनिफॉर्मली जो होता है ना वो नहीं डिसॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पसीने से कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है, हमारे शरीर के द्वारा। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जब मानव जब पसीना छोड़ता है, ठीक है, तो उसको पर्सपिरेशन कहते हैं और इस पर्सपिरेशन प्रोसेस में मानव के शरीर से पानी के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स, ठीक है, बहुत सारे लैक्टेट, यूरिया, ये सब भी निकलता है, ठीक है। जैसे कि मोस्ट कॉमन है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ज्यादा जब गर्मी महीना में किसी को मतलब लोगों का जब पसीना चलता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो पानी नहीं पियेंगे तो ऐसा संभव है कि वो डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाए और उनके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, इन सब का कमी हो जाए, ठीक है। तभी होता है ना कि जब कोई डिहाइड्रेशन का शिकार होता है तो उसे सलाइन चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। और ये जो पसीना निकलता है हमारे शरीर से वो इम्पोर्टेंट है तापमान के रेगुलेशन के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा जब पसीना निकलता है तो क्या होता है, हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो तापमान को क्या होता है, रेगुलेट करने का एक तरह का ये मैकेनिज्म है, ठीक है। अब मुख्य रूप से तो ये 4 मेटल मैंने बता दिया जो पसीना के थ्रू निकलता है। कौन कौन सा? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। लेकिन कुछ और भी मेटल्स हैं, कुछ और जो थोड़े मोड़े अमाउंट में वो भी पसीना के थ्रू बाहर निकलते हैं। हो सकता है ऑप्शन में ये भी आ जाए, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो मोर देन 1 ऑफ दी अबव जो है वो सही होना चाहिए, ठीक है, एक से अधिक ऑप्शन में टिक लगाना। तो कौन कौन से छोटे मोटे मेटल्स हैं जो कम मात्रा में सही लेकिन पसीना से बाहर आते हैं? तो वही है जिंक, कॉपर,
आयरन, क्रोमियम, निकल, लेड। क्लियर हो गया? कॉपर, फिर से आई रिपीट, कॉपर, जिंक, लेड, आयरन, क्रोमियम, निकल। ठीक है, उसके बाद हालांकि इसका जो कॉम्पोजिशन है, मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करे कि कितना अमाउंट में, कितना मात्रा में ये सभी मेटल्स जो है पसीना के थ्रू किसी इंसान के शरीर से निकलता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। ठीक है, आदमी से आदमी निर्भर कर सकता है, डिपेंड कर सकता है। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान का जो है पानी पीने का, खाना खाने का आदत जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है ये वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू विट्रॉल। ठीक है, इसी को नीला थोथा कहते हैं। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो ये कॉपर सल्फेट। ठीक है, CuSO4.5H2O। अब यहाँ पर जो टर्म है विट्रॉल, ठीक है, मतलब ब्लू विट्रॉल में जो टर्म है विट्रॉल, ये क्या है? तो विट्रॉल जो है ये केमिकल नाम होता है एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स का। ठीक है, जो कि कंप्राइज करता है सल्फेट्स, वो भी ज्यादातर आयरन और कॉपर का। मतलब ज्यादातर जो आयरन का और कॉपर का सल्फेट्स होता है ना, उसको कॉमनली हम लोग विट्रॉल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ तो ब्लू विट्रॉल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये हो गया कॉपर का सल्फेट। ठीक है, CuSO4। लेकिन आयरन के सल्फेट को क्या कहते हैं? तो आयरन के सल्फेट को कहते हैं ग्रीन विट्रॉल, FeSO4। ठीक है, जहां पर ये Fe जो है वो हीमेटाइट वाला आयरन है, दैट इज Fe2 वाला। ठीक है, 2+ वाला। ठीक है, जिसका वैलेंसी 2 होता है। उसी तरह से एक रेड विट्रॉल भी होता है। ठीक है, ये थोड़ा, ये सब रेयर है थोड़ा। ठीक है, ज्यादातर जो है ना आयरन और कॉपर का ही पूछता है क्वेश्चन। तो आयरन का मैंने बताया मोस्ट कॉमन ग्रीन विट्रॉल है, लेकिन एक और आयरन का है विट्रॉल जिसको कहते हैं विट्रॉल ऑफ मार्स। ये इसमें जो है मैग्नेटाइट यानी Fe3O4 वाला आयरन प्रेजेंट है, जिसका वैलेंसी 3 है। तो यहाँ पे ये Fe3O4 वाला अगर विट्रॉल पूछेगा तो इसका नाम है विट्रॉल ऑफ मार्स। उसके बाद है पुराने नामकरण में सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से जाना जाता था। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को भी ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना। ठीक है, कि ऑयल ऑफ विट्रॉल किसको कहते हैं? यहाँ पे कोई आयरन या कॉपर नहीं है, ये क्या है? ये कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, अब इसका नया नाम हो गया है स्पिरिट ऑफ विट्रॉल। ठीक है, एंशिएंट नाम था इसका ऑयल ऑफ विट्रॉल, अब नया नाम में हो गया इसका स्पिरिट ऑफ विट्रॉल। उसके बाद एक जिंक सल्फेट है। ठीक है, तो जिंक सल्फेट को व्हाइट विट्रॉल कहते हैं, ZnSO4 को व्हाइट विट्रॉल कहते हैं, कोबाल्ट सल्फेट को रेड विट्रॉल कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? कोबाल्ट में यहाँ पे कोबाल्ट का वैलेंसी 2 है। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, काफी कंफ्यूजन और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है। विट्रॉल क्या होता है? एक ऐसा केमिकल कंपाउंड का एक क्लास है जो कि जनरली रेफर करता है आयरन या कॉपर के सल्फेट्स को। ठीक है, जैसे कि ब्लू विट्रॉल कहते हैं Cu2SO4। ठीक है, यहाँ कॉपर का वैलेंसी 2 है, तो CuSO4.5H2O ये केमिकल फॉर्मूला हो गया ब्लू विट्रॉल का। क्लियर? उसी तरह से ग्रीन विट्रॉल होता है FeSO4। उसी तरह से विट्रॉल ऑफ मार्स होता है। ठीक है, ये भी FeSO4 है, लेकिन यहाँ पे Fe का वैलेंसी 3 है और ग्रीन विट्रॉल में Fe का वैलेंसी 2 था। ठीक है, क्लियर हो गया? स्पिरिट ऑफ विट्रॉल या ऑयल ऑफ विट्रॉल कंसंट्रेटेड H2SO4, व्हाइट विट्रॉल ZnSO4, रेड विट्रॉल CO, ये कोबाल्ट है। ठीक है, COSO4 कोबाल्ट सल्फेट। अब ये जो कॉपर सल्फेट है यानी ब्लू विट्रॉल नीला थोथा है, इसको यूज किया जाता है फंगीसाइड में फंगस मारने के लिए या एंटी माइक्रोबियल कोई भी माइक्रोब्स मारने के लिए। ठीक है, उसके बाद हर्बिसाइड है। ठीक है, हर्ब्स को मारने के लिए। एल्गीसाइड है एल्गी को मारने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम के सेंटर पे जो पॉजिटिव चार्ज्ड पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, पॉजिट्रॉन। तो इसका सही जवाब है न्यूक्लियस।
ठीक है, केंद्रक। आप लोगों को पता होगा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस एकदम सेंट्रल पार्ट है किसी भी सेल का, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, क्रोमोसोम रहता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए रहता है, डीएनए के अंदर जीन रहता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है, जहां पे प्रोटॉन पॉजिटिवली पार्ट है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है, ठीक है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन का, जबकि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है, ठीक है, ऑर्बिट में, और ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जे जे थॉमसन ने, क्लियर हो गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में करीब 1800 गुना छोटा होता है ये इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। लेकिन न्यूट्रॉन्स के कंपैरिजन में थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है, नहीं बड़े नहीं होते हैं, मतलब लगभग सेम साइज के कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन्स की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी। उनका फेमस गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, आप लोगों ने सभी लोगों ने पढ़ा होगा इसको क्लास 10 में, ठीक है, केमिस्ट्री चैप्टर में। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि वो बॉम्बार्ड कराते हैं गोल्ड फॉइल पे, और बहुत सारे जो चार्ज्ड रेज हैं, ठीक है, सॉरी अनचार्ज्ड रेज हैं वो बिना, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स जो है वो गोल्ड फॉइल से पास हो जाते हैं, बहुत सारे डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, और केवल एक ऐसा 20,000 रेज में केवल एक रे ऐसा होता है जो कि सेंटर से वापस लौट आता है, ठीक है। तो उसी से उनको पता चलता है कि सेंटर में कुछ जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जिसको उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया, क्लियर हो गया। उन्होंने क्या क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट में, जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड कराया गोल्ड फॉइल पे, ठीक है, जिसका थिकनेस केवल 100 नैनोमीटर था, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ज्यादातर जो रेज अल्फा रेज टकरा रही है गोल्ड फॉइल से, वो या तो बिना किसी डिफ्लेक्शन के या बहुत ही स्मॉल डिफ्लेक्शन से पास कर रही है। इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि बहुत सारा स्पेस जो है एटम के अंदर वो एम्प्टी है, मतलब खाली है, ठीक है। और सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो सेंटर के आसपास हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये डिफ्लेक्शन का कारण है कि पॉजिटिव चार्ज है एटम का, वो सेंटर पे केंद्रित है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस बताया, ठीक है। उसके बाद जब एक जो है वो डिफ्लेक्ट बैक कर गया, बाउंस बैक कर गया, तो उन्होंने कहा कि ये जो है प्लेस है न्यूक्लियस का, जिसके अंदर क्या है प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज एटम प्रेजेंट है। उसके बाद न्यूट्रॉन्स की बात करें तो ये कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन्स में। इसको जेम्स चैडविक ने इसको खोज करा था, ठीक है, और इन्होंने थिन शीट ऑफ बेरिलियम पे एक्सपेरिमेंट किया था, क्लियर हो गया। अगर हम चार्ज और मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मास होता है 9 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एकदम सेम जैसा कि इलेक्ट्रॉन के पास था, बस प्लस माइनस का फर्क है। और मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। कहा जाता है कि प्रोटॉन का जो मास है वो करीब 1836 गुना ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी भारी होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। कितना गुना, 1836 गुना। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, हाँ, लेकिन मास जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर ही होता है, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। चूंकि ये न्यूट्रल होता है इसलिए प्लस माइनस कुछ नहीं लगेगा, क्लियर। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए होते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ही न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, दोनों कैंसिल आउट कर लेंगे, इसलिए पूरा का पूरा एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, क्लियर। जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल बताया था, क्लियर। न्यूक्लियस जो होता है वो काफी स्ट्रांग फोर्स से बंधा रहता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स होता है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है जो प्रोटॉन के बीच के रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर देता है, क्लियर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है, जैसा कि नैफ्थलीन या कैम्फर में होता है, ठीक है, जो आपने कपूर देखा होगा,
कपूर होता तो सॉलिड है, लेकिन क्या वो तरल पदार्थ में बनता है यानी लिक्विड में कन्वर्ट होता है? नहीं। क्या होता है कि आरती करते करते ही कपूर जो है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब उड़ जाता है। उसी तरह नैफ्थलीन बॉल्स जो हम लोग सर्दियों में कपड़े रखते हैं अलमीरा में, तो उसमें छोटे छोटे उजला कलर का जो बॉल्स रखते हैं, ठीक है, ताकि उसमें कीड़ा न लगे, तो वो क्या है? नैफ्थलीन बॉल्स है। वो भी सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता है, यानी सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाता है। क्लियर? उसके बाद एक और एग्जांपल है ड्राई आइस का, ठीक है। ड्राई आइस जो होता है वो एक फ्रोजन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक प्रोसेस होता है, अच्छा इसको हिंदी में क्या कहते हैं सब्लिमेशन को? उधर्वपातन, ठीक है, उधर्वपातन। नेक्स्ट कि हम मानव में इंसुलिन जो है वो किस चीज का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है? फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो इसका सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इंसुलिन जो है वो पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। पैनक्रियाज में बीटा इजलेट्स होते हैं, ठीक है, बीटा इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, उनके द्वारा इंसुलिन सेक्रेट किया जाता है, ठीक है। और ये इंसुलिन का काम है कि वो जो है कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करे, नियंत्रण में रखे, उसके मेटाबॉलिज्म को सही लेवल पे रखे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या होते हैं? तो ये होते हैं शुगर, ठीक है, स्टार्च और फाइबर, जो कि चावल में पाए जाते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स में, मिल्क प्रोडक्ट्स में, बहुत सारे फल फूल में, ठीक है, फूल नहीं सॉरी फल में, सब्जियों में, ठीक है, पाया जाता है। इंसुलिन बेसिकली एक प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है, और ये जो है बेसिकली ग्लूकोज की मात्रा को जो हमारे रक्त में रहता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर यही ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए हमारे ब्लड में तो हमें क्या होता है? डायबिटीज की शिकायत होती है, ठीक है। और तो और ये जो है हेल्प करता है ग्लूकोज को हमारे लिवर, फैट और मसल्स में भी स्टोर करने में, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो कहाँ कहाँ स्टोर होता है? हमारे लिवर में, फैट्स में, मसल्स में, ठीक है। उसके बाद इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता है, ठीक है, एक्सेस या एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करके, ठीक है, मसल में, एडिपोज टिश्यू में, और बचे कुचे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके, ठीक है, फैट्स में या प्रोटीन्स में कन्वर्ट करके, मतलब ग्लूकोज का ठिकाना लगाना है, ठीक है, ताकि ज्यादा ग्लूकोज हमारे रक्त में ना रह जाए। यही मेन इंसुलिन का काम है, ठीक है। और जिसको डायबिटीज टाइप 1 रहता है, ठीक है, तो उन पेशेंट्स को जो है इंसुलिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है, ठीक है, ताकि उनका ब्लड का ग्लूकोज लेवल कंट्रोल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मोस्टली कार्बोहाइड्रेट है? ऑप्शन है व्हीट, बार्ली, राइस, मेज, ठीक है, गेहूं, चावल, मक्का और जौ, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है चावल, ठीक है। तो चावल मुख्यतः क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। मैंने अभी बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक प्रमुख खाद्य स्रोत है, और ये फल, अनाज, सब्जियों, दूध उत्पादों में पाया जाता है। पाए जाने वाला स्टार्च, शर्करा और फाइबर होते हैं, क्लियर है। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो मुख्य रूप से कंसिस्ट करता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हम एक कप चावल की बात करें तो छोटे दाने वाले जो उजले चावल होते हैं, ठीक है, तो उसमें एक कप चावल में करीब 53 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। जबकि लंबे दाने वाले जो ब्राउन राइस होते हैं, ठीक है, उसमें एक कप ब्राउन राइस में जो है वो करीब 52 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारे बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी में जो है, जो हमारा पाचन तंत्र है, ठीक है, उसमें जो स्टार्च और शुगर है वो टूटकर ग्लूकोज बन जाता है, क्लियर है। और उसके बाद जो है ये हमारे स्टमक यानी पेट, छोटी आंत, कोलॉन यानी बड़ी आंत से पास होकर फिर जो है हमारे बॉडी के बाहर निकल जाता है, क्लियर है, निकाल दिया जाता है पाचन तंत्र के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक डाइटरी फाइबर होता है, ठीक है, ये एक तरह का ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारा पाचन प्रक्रिया के दौरान भी ये टूटता नहीं है, ठीक है। डाइटरी फाइबर यानी फाइबर वाले जो पदार्थ हम खाते हैं, ठीक है, रफेज टाइप का। सबसे भारी मेटल कौन सा है?
ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, प्लैटिनम, लिथियम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है प्लैटिनम। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में से सबसे भारी मेटल जो है या अभी तक का नोन जितने भी कॉमन मेटल्स हैं उसमें से सबसे भारी जो है प्लैटिनम है। ठीक है, प्लैटिनम जो है वो बिलोंग करता है ग्रुप 10 से पीरियड 6 ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 78 होता है। ठीक है, और इसका डेंसिटी जो है वो 21 लमसम 21 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसलिए सबसे भारी मेटल जाना जाता है। इसके बाद आता है गोल्ड का नंबर, सोना। ठीक है, सोना भारी तो होता है लेकिन प्लैटिनम इतना भारी नहीं होता है, क्योंकि इसका डेंसिटी जो है सोना का, गोल्ड का, वो होता है 19। ठीक है, 19, और ये एटॉमिक नंबर इसका होता है 79। ठीक है, मतलब प्लैटिनम के बाद गोल्ड आता है पीरियोडिक टेबल में। ये ग्रुप 11 से बिलोंग करता है। ठीक है, और इसका भी पीरियड होता है 6। और इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है मरकरी। ठीक है, वही मरकरी जो कि हम थर्मामीटर में यूज करते हैं। ठीक है, पारा इसको कहते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 80, ग्रुप होता है 12 और पीरियड होता है 6। ठीक है, इसका डेंसिटी होता है 13। ठीक है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो कहाँ प्लैटिनम का 21 था, सोना का 19 और मरकरी का मात्र 13। ठीक है, और इसके बाद चौथा नंबर पे आता है सिल्वर यानी चांदी, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 47, ग्रुप होता है 11, पीरियड होता है 5 और डेंसिटी होता है 10.5 यानी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो जिसका जितना ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा वो भारी होता है। क्लियर हो गया। और एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जो है एटॉमिक मास वो बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते जाता है और ऊपर से नीचे की ओर जो है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेनलेस स्टील के बारे में। स्टेनलेस स्टील जो है वो एक एलॉय है। किसका एलॉय है, यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है मतलब ऑप्शन है आयरन निकल, आयरन क्रोमियम, कॉपर क्रोमियम, आयरन जिंक या कॉपर निकल। तो इसका सही जवाब है कि स्टेनलेस स्टील जो है वो एक एलॉय है किसका, आयरन और क्रोमियम का। ठीक है, इसका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। अब स्वाभाविक है स्टेनलेस स्टील है, तो स्टील है तो स्वाभाविक है आयरन तो रहेगा ही रहेगा। आयरन के साथ क्या है, क्रोमियम है। ठीक है, तो क्रोमियम जो है, क्रोमियम का वेट जो होता है वो 16 से 18 के रेंज में होता है। ठीक है, ग्राम। और स्टेनलेस स्टील में निकल भी होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है, लेकिन स्टेनलेस स्टील में जो है आयरन, क्रोमियम और निकल ये तीनों प्रमुख एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा अमाउंट में जो है वो क्रोमियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद निकल प्रेजेंट होता है, उसके बाद आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है मैग्नीज प्रेजेंट होता है। तो स्टेनलेस स्टील में सबसे ज्यादा क्रोमियम, उसके बाद निकल, उसके बाद आयरन, उसके बाद मैग्नीज। ठीक है, और फिर पॉइंट्स में जो है एकदम ट्रेस अमाउंट में जो है कार्बन, सिलिकॉन, मॉलिब्डेनम, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब भी थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। अब ऐसे स्टील को ही स्टेनलेस स्टील कहेंगे जिसमें कि कम से कम 10.5% क्रोमियम हो और कार्बन जो है वो 1.2% से कम हो, यानी मतलब 1.5% से कम कार्बन हो और करीब 10.5% से ज्यादा जो है वो क्रोमियम प्रेजेंट हो, तभी हम ऐसे स्टील को स्टेनलेस स्टील कहेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग अपने रसोई में खाने पीने के सामान में स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज करते हैं तो याद रखना कि उसका कॉम्पोजिशन जो है उसमें यही सब प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं स्टेनलेस स्टील के। अलग अलग तरह के स्टेनलेस स्टील होते हैं, जैसे कि पहला होता है ऑस्टेंटिक स्टेनलेस स्टील। ये सबसे कॉमन स्टेनलेस स्टील है जो कि जिसमें कि 16% क्रोमियम होता है और 6% निकल होता है। ठीक है, काफी ज्यादा टफ होता है और हाई टेम्परेचर को भी आराम से ये रेसिस्ट कर सकता है। दूसरा होता है फेरिटिक स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तीसरा होता है ड्यूप्लेक्स स्टेनलेस स्टील। जब फेरिटिक और ऑस्टेंटिक स्टेनलेस स्टील को मिला दें तो डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील बनता है। फिर चौथा होता है मार्टेंस्टिक स्टेनलेस स्टील। ठीक है, इसमें काफी पुअर वेल्डिंग क्वालिटी होता है,
ठीक है, हालांकि काफी ज्यादा हार्ड होता है और काफी ज्यादा हीट को रेसिस्टेंट करने वाला होता है और हाई कार्बन भी होता है, लेकिन क्रोमियम कंटेंट काफी कम होता है। ठीक है, फिर है प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील। ठीक है, बस नाम याद रखना है ताकि पता रहे कि स्टेनलेस स्टील के भी बहुत सारे प्रकार है। हालांकि क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछता है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है चूंकि स्टेनलेस स्टील के बारे में एक बार 63वीं में क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए उससे जुड़ा हुआ ये सब कुछ ऑप्शंस में देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटे हुए हड्डी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। क्या है ये? स्लेट लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम, जिप्सम। तो इसका सही जवाब है जिप्सम। ठीक है, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, इसका केमिकल नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, या डाइहाइड्रेट, माफ कीजिएगा, हेमीहाइड्रेट कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। ठीक है, हेमी का मतलब होता है आधा, लेकिन जिप्सम में तो 2H2 है ना, इसीलिए इसका नाम होगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, डाई मतलब 2। और प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो उसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। क्लियर हो गया? तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा, हेमी और डाई। ठीक है, हेमीहाइड्रेट कौन? प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाफ H2O, और डाइहाइड्रेट कौन? जिप्सम, दैट इज 2H2O। ठीक है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम पानी मिलाएंगे तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन में दिए गए दूसरे केमिकल्स को देखते हैं। स्लेट लाइम, स्लेट लाइम क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CaOH2, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये कब फॉर्म होता है? तो जब लाइम वाटर में, जब हम लाइम वाटर को ही स्लेट लाइम कहते हैं। ठीक है, मतलब लाइम में जब पानी मिलाते हैं CaO+H2O तो क्या बनाता है? CaOH2 बनाता है। ठीक है, जो चूना का रिएक्शन होता है ना, उसी को कहते हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन काफी एक्सोथर्मिक होता है, मतलब इसमें एनर्जी बाहर निकलती है। क्लियर है? इसलिए काफी गर्म हो जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट किसको कहते हैं? CaCO3 को। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड किसको कहते हैं? लाइम को। ठीक है, लाइम इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बहुत कम सोल्यूबल होता है मिथेनॉल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन एटम जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एल्कीन। ठीक है, मैंने बताया हुआ है कि हाइड्रोकार्बन के 3 सीरीज होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, एल्केन जो होता है उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, और इसमें कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, और इसका जनरल फॉर्मूला बताया हुआ है CnH2n+2। क्लियर है ना? ज्यादातर एल्केन जो है वो गैसोलीन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि हमने बात किया था प्रोपियम ब्यूटेन के बारे में। ठीक है, और ये लुब्रिकेटिंग ऑयल्स होते हैं एल्केन जो होते हैं, और इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज किया जाता है। ठीक है, एल्किन की बात करें तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। जनरल फॉर्मूला इसका CnH2n होता है। जैसे कि अगर हम इथीन का बात करें, ठीक है, तो इथीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H4। क्लियर है? उसी तरह अगर प्रोपीन हो जाएगा तो C3H6। ठीक है, एल्किन जो होता है वो एल्किन के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एल्किन का यूज कहाँ होता है? तो जिस तरह से एल्किन हम लोग देखें कि गैसोलीन में ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, गैसोलीन का कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाने में, उसी तरह एल्किन का यूज जो है वो अल्कोहल, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, ठीक है, किसी तरह का ईंधन, ठीक है, इस तरह इन सभी में यूज होता है एल्कीन का। एल्काइन की बात करें तो एल्काइन जो होता है उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। क्लियर है? और एल्काइन को कॉमनली जो होता है फलों को पकाने के लिए यूज किया जाता है आर्टिफिशियल रूप से। ठीक है, जैसे इथाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विनेगर का केमिकल नेम क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है मिथेनॉल, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, इथाइल एसिटेट। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है एसिटिक एसिड। ठीक है, CH3COOH। ठीक है, तो जो सिरका हम लोग यूज करते हैं किचन में, ठीक है, बहुत सारे रेसिपीज में, तो वो सिरका क्या है? वास्तव में एसिटिक एसिड है, जिसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, CH3COOH। ठीक है, ये विनेगर बनता कैसे है? तो फर्मेंटेशन से इथेनॉल, जिसको कि ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं, ग्रेन अल्कोहल। ठीक है,
तो इथेनॉल को जब फर्मेंट किया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू, ये जनरली बैक्टीरिया जो है वो एसिटोबैक्टीरियसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो एसिटोबैक्टीरियसी फैमिली के कोई भी बैक्टीरिया जब इथेनॉल को फर्मेंट करता है तो सिरका बन जाता है, तैयार हो जाता है एसिटिक एसिड, ठीक है। और ठीक है, इसमें एक पॉइंट आता है स्पिरिट विनेगर का। स्पिरिट विनेगर भी एक तरह का वैरायटी है विनेगर का, ठीक है, जो कि गन्ने से बनता है, ठीक है। गन्ने को जब 2 बार फर्मेंट करते हैं तो स्पिरिट विनेगर बनके तैयार हो जाता है। पहले फर्मेंटेशन में गन्ने में जो प्रेजेंट चीनी होता है वो अल्कोहल में परिवर्तित होता है, और दूसरे फर्मेंटेशन में वो अल्कोहल जो है वो एसिटिक एसिड में बदल जाता है, ठीक है। मिथेनॉल की बात करें तो मिथेनॉल को ही वुड अल्कोहल के नाम से जानते हैं या मिथाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको मोस्टली जो है किसी तरह का ईंधन, सॉल्वेंट या एंटी फ्रीजिंग एजेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये वोलेटाइल होता है, ज्वलनशील होता है, ठीक है, फ्लेमेबल होता है, और ये काफी जहरीला भी होता है। मतलब ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सूटेबल नहीं है, मतलब इसको मनुष्य जो है वो इसको खा नहीं सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल एक नेचुरल बाई प्रोडक्ट है प्लांट फर्मेंटेशन का, ठीक है, ओके। और इथेनॉल को जो है कैसे बनाया जाता है, तो इथेनॉल बनता है इथाइलिन के हाइड्रेशन से, ठीक है। अभी कोरोना का जो समय था, ठीक है, उसमें हैंड सैनिटाइजर्स का बहुत ज़्यादा चलन हो गया था, ठीक है। तो इन हैंड सैनिटाइजर्स में कॉमनली जो है इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इथेनॉल के पास ये प्रॉपर्टी होता है कि ये काफ़ी मतलब इफेक्टिव माना जाता है किसी भी तरह का बैक्टीरिया, फंगस और वायरसेस को मारने के लिए, ठीक है। तो माइक्रोब्स को मारने के लिए इथेनॉल बहुत प्रचलित है, इसलिए इसको हैंड सैनिटाइजर्स के एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इथाइल एसीटेट। ये एक ईस्टर है, ठीक है, जो कि बनता है एसिटिक एसिड और इथेनॉल से। आप लोग को पता होगा केमिस्ट्री में जब एसिड में अल्कोहल मिलाते हैं तो क्या बनता है, ईस्टर बनता है, ठीक है। और इथाइल एसीटेट को बेसिकली यूज किया जाता है सॉल्वेंट के रूप में, खासकर जो पेंट करते हैं लोग, ठीक है, वार्निशेस, पेंट्स, उसके बाद क्लीनिंग मिक्सचर्स, ठीक है, बहुत सारे परफ्यूम्स में भी यूज किया जाता है इथाइल एसीटेट को। क्लियर है। नेक्स्ट एसिड यूज्ड इन कार बैटरी। कौन सा एसिड यूज किया जाता है कार बैटरी में? ऑप्शन है एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, तो इसका सही जवाब है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, ठीक है। कार में जो बैटरी का एसिड होता है, ठीक है, वो पूरी तरह से कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं होता है, बल्कि वो डाइल्यूटेड होता है। करीब 30 से 50% जो है सल्फ्यूरिक एसिड होता है पानी में घुला हुआ, ठीक है। उसके बाद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 बहुत ही हार्मफुल होता है, ठीक है, बहुत ही हानिकारक होता है, और इसीलिए बैटरी एसिड जो होता है उसमें जो है पानी से उसको डाइल्यूट किया जाता है ताकि वो कम से कम 37% कंसंट्रेशन लेवल जो है वो अटेंड कर सके, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट आता है लेड एसिड बैटरी, ठीक है। लेड एसिड बैटरी जो है ये जनरली इन्वर्टर्स में यूज किया जाता है, इन्वर्टर का जो बैटरी रहता है, ठीक है। ये कंसिस्ट करता है 2 लेड प्लेट रहते हैं, ठीक है, लीड प्लेट्स, और दोनों लीड प्लेट के बीच में जो है एक जेल रहता है, उस जेल में जो है सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर मिला हुआ रहता है, क्लियर है। और उसके बाद जो है लेड सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, PbSO4, जिसमें कि क्या होता है कि एनोड पर लेड का ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर जो है लेड डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। अब इसमें 2 प्रोसेस होता है, एक होता है चार्जिंग ऑफ बैटरी, एक होता है डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक है। तो जब बैटरी चार्ज होते रहता है तो क्या होता है लेड सल्फेट जो है वो वापस लेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और लेड डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वापस से इलेक्ट्रोलाइट में आ जाता है। लेकिन डिस्चार्जिंग प्रोसेस में पूरा का पूरा सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो जाता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड का एक मुख्य जो यूज होता है वो फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में भी होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि H2SO4 केवल बैटरी में यूज होता है, H2SO4 का एक मुख्य काम जो है वो है फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करना, ठीक है। उसके बाद जो है एसिड रेन, ठीक है, उसमें भी एक मेजर कंपोनेंट देखने को मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर है। उसके बाद फॉस्फेट रॉक।
फॉस्फेट रॉक जो है उसको अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो उससे जो होता है कुछ फॉस्फेट्स बनते हैं, ठीक है। और यही फॉस्फेट्स जो है वो फर्टिलाइजर के रूप में, खाद के रूप में काम आते हैं पौधों के ग्रोथ के लिए। क्लियर है। उसके बाद है कौन सा गैस जो है वो बाहर निकल के आता है जब हम एक सोडा वाटर बॉटल ओपन करते हैं। तो इसका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब हम लोग कोई भी सोडा वाटर बॉटल खोलते हैं, ठीक है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक का बॉटल खोलते हैं तो क्या होता है, एक जोर से आवाज आता है कि नहीं, उसके ढक्कन खोलने पे, और अचानक से एक गैस जो है वो बाहर निकल के आता है, ठीक है। तो वो गैस और कुछ नहीं है, वो जो फेना फेना टाइप निकल के आता है वो क्या है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब सोडा वाटर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है काफी अच्छे खासे प्रेशर के अंदर, ठीक है। करीब 1200 पाउंड पर स्क्वायर इंच इस कदर का प्रेशर उसमें डाला जाता है, तब जाके जो है वो छोटे से बॉटल में जो है लिक्विड सोडा के साथ जो है गैस भी अंदर घुस पाता है, ठीक है। तो इसीलिए चूंकि वो प्रेशर के तहत उसका ढक्कन बंद रहता है, तो जैसे ही हम ढक्कन ओपन करते हैं प्रेशर रिलीज होता है, फटक से जो है वो गैस बाहर निकल आता है, ठीक है। ठीक है, फिर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर सोडा बॉटल का अगर हम लोग ढक्कन खुला छोड़ दें तो पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकल के आ जाता है, सारे बबल्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और वो सोडा बॉटल जो है उसमें किसी भी तरह का एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स देखने को नहीं मिलता है, केवल और केवल जो CO2 उस लिक्विड में घुल चुके हैं केवल उतना ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। 68वीं BPSC का हम लोग साइंस क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्केलेटन का वो कौन सा पार्ट है जो कि बोन के इतना हार्ड नहीं होता है और जिसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। तो इसका सही जवाब है कार्टिलेज। अगर हम ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो ये इसमें जो है मेनली बोन और कार्टिलेज आता है, ठीक है। ये जो है इंटरनल अंदरूनी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कार्टिलेज एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। कार्टिलेज जो है वो कंसिस्ट करता है कोन्ड्रोसाइट सेल से, ठीक है। ये काफी फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, यानी इसको आराम से जो है हम किसी भी शेप में उसको जो है मोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो है शॉक ऑब्जर्वर होता है, ठीक है, मतलब ये अंदरूनी बॉडी पार्ट्स को चोट नहीं लगने देता है, ठीक है। इस बाहरी चोट का जो शॉक होता है वो ये कार्टिलेज खुद ही ऑब्जर्व कर लेता है। कार्टिलेज का सबसे अच्छा उदाहरण है जो हमारा कान है, ठीक है, उसका जो बाहरी भाग है जो काफी लचीला भी होता है और उतना हार्ड भी नहीं होता है। और हमारा नाक है, तो नाक का जो टिप है, आगे वाला पोर्शन है, टिप है, ठीक है, तो वो भी कार्टिलेज का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। और कार्टिलेज जो है वो जॉइंट बनाता है और मूवमेंट यानी लोकोमोशन में हेल्प करता है, जैसे कि घुटनों में जो बोन है, ठीक है, उसमें भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं वर्टिब्रे। वर्टिब्रे क्या होता है? वर्टिब्रे को स्पाइन कहते हैं। ये रीढ़ की जो हड्डी होती है वो उसमें वर्टिब्रे प्रेजेंट होता है और दो वर्टिब्रे को ज्वाइन करने वाला कार्टिलेज होता है, ठीक है। उसका कार्पल्स, कार्पल्स किसको कहते हैं? तो हमारे कलाई में जो बोन्स होता है, हड्डियां होती हैं, उसी को कार्पल्स कहते हैं। ये टोटल 8 होती हैं, ठीक है, संख्या में, और ये जो है सपोर्ट देने का काम करती हैं हमारे हाथों को, हमारे उंगलियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन के बारे में। लाइकेन में जो है एल्गी और फंगाई एक साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। एल्गी जो होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एल्गी जो है वो फूड प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। तो एल्गी का क्या काम है कि एल्गी जो है वो एनर्जी देता है जो कि फंगस के ग्रोथ और उसके रिप्रोडक्शन में काम आता है, जबकि फंगस जो है फंगल कंपोनेंट, ठीक है, वो एल्गी की सुरक्षा करता है हार्मफुल यूवी रेज से और मॉइस्चर को बनाए रखता है। और फंगस जो है वो एक सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसपे कि एल्गी ग्रो कर सके। क्लियर है। फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट कहते हैं और एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोन्ट कहते हैं,
ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे। लाइकेन पाए कहाँ जाते हैं, तो लाइकेन जो है वो पेड़ के छालों पे पाए जा सकते हैं, फिर पत्थर के सरफेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, कभी कभार लाइकेंस में एल्गी और फंजे के अलावा साइनोबैक्टीरियम भी पाए जा सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मिट्टी में पाए जा सकते हैं, पत्थर पे पाए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ फ्रेश वाटर और मेरीन इन्वायरमेंट में पाए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एल्गी और वायरस के बारे में, तो वायरस जो है वो एक पैरासाइट है। ठीक है, जो कि अपने एल्गी होस्ट पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, कुछ कुछ केसेस में जहाँ वायरसेस जो है वो एल्गी को प्रोटेक्ट भी करते हैं, ऐसा भी देखा गया है। और कभी कभी एल्गी जो है वो एंटीवायरल कंपाउंड्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जो कि उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीमेल एनोफिलीज जो है वो फीमेल क्यूलेक्स मच्छर से किस तरह से भिन्न है। तो इसका आंसर है कि फीमेल एनोफिलीज जो है, ठीक है, वो मलेरिया पैरासाइट को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, मतलब मलेरिया फैलाता है, जबकि क्यूलेक्स जो है वो वेस्ट नाइल वायरस और फाइलेरिया वाले नेमाटोड को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इन दोनों मच्छरों के बीच में। जो फीमेल क्यूलेक्स होती है और फीमेल एनोफिलीज होती है वो दोनों अपने साइज में, अंडों में, ठीक है, किस तरह से वो कहाँ पे फीड करती है। ठीक है, मतलब उनके मेथड ऑफ फीडिंग में, हैबिटेट में, ठीक है, कहाँ रहता है। तो इन सब में जो है बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो है कि फीमेल एनोफिलीज जो है वो सतह से एक एंगल बना के बैठती है। ठीक है, जबकि क्यूलेक्स जो है वो सतह से एकदम पैरेलल, समांतर रूप से बैठती है। क्लियर हो गया। कैसे याद रखोगे, इसको बहुत कंफ्यूजन होता है कभी कभार कि कौन सा मस्क्यूटो एंगल बनाती है, कौन सा पैरेलल बैठती है। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, ए फॉर एनोफिलीज, ए फॉर एंगल। ठीक है, और जो दूसरा वाला होगा क्यूलेक्स, वही जो है पैरेलल बना के बैठेगा। ठीक है, पैरेलल में बैठेगा। और कितना एंगल पे बैठती है, तो ये फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो जो है ये भी पूछता है। तो ये जो है 45 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, सरफेस से। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब ये जो मादा एनोफिलीज मच्छर है, ठीक है, वो नाव के आकार का अंडा देती है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसमें पल्पी नहीं होती है। पल्पी मतलब मूछ नहीं होती है। ठीक है, लेकिन क्यूलेक्स में जो है वो शिकार के आकार का अंडा देती है। ठीक है, और ये इसके पास जो है पल्पी होती है, इसकी सूंड के पास मूछ होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट सेल का टाइप बताइए जो कि एसोसिएटेड होता है बॉडी के इम्यूनिटी से। ठीक है, तो बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम से जुड़ा हुआ सबसे इम्पोर्टेंट कोशिका कौन सा है, तो ये इसका सही जवाब है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इम्यून सिस्टम की बात करें तो इम्यून सिस्टम में वो सारे सेल्स होते हैं जो कि आक्रमण करने वाले पैथोजेंस को मार गिराते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बियोसोफिल्स, ठीक है, इस तरह के सेल्स मौजूद होते हैं डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स में। लिम्फोसाइट की बात करें तो ये एक तरह का ए ग्रैन्युलोसाइट होता है। ठीक है, ए ग्रैन्युलोसाइट क्या है, तो ये भी डब्ल्यूबीसी के वर्गीकरण के अंदर आता है। ठीक है, और ये बेसिकली बी लिम्फोसाइट है और टी लिम्फोसाइट होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि लिम्फोसाइट जो होता है वो दो तरह का होता है, 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, जहाँ टी लिम्फोसाइट का काम होता है कि वो जो है एंटीबॉडीज बनाएंगे और पैथोजन को मार गिराएंगे। वहीं बी लिम्फोसाइट्स का काम होता है कि ये भी जो है वो एंटीबॉडीज बनाते हैं और फॉरेन एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से जाने तो जो बी लिम्फोसाइट है वो वास्तविक में प्रतिरक्षी का उत्पादन करते हैं और एक बाहरी प्रतिजन के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, जबकि टी लिम्फोसाइट जो है वो रोगजनक को मारने और प्रतिरक्षी के उत्पादन में मदद करते हैं। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट का काम हो गया सहायता करने वाला और बी लिम्फोसाइट वास्तविक में वो उत्पादन करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज को। उसके बाद शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार लिम्फोसाइट ही है। क्लियर है। उसके बाद जैसे हेपेटाइटिस हो गया। ठीक है, तो हेपेटाइटिस द्वारा जो अस्थि मज्जा के अंदर लिम्फोसाइट बनते हैं।
माफ कीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, करेक्शन कर लीजिए। ये हेपेटाइटिस नहीं है बल्कि हिमेटोपोइसिस है। ठीक है, हिमेटोपोइसिस एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है अस्थि पंजी के अंदर यानी बोन मैरो के अंदर जो है लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि टी लिम्फोसाइट जो है वो थाइमस में मेच्योर करता है, जबकि बी लिम्फोसाइट जो है वो बोन मैरो में मेच्योर भी करता है और डिफरेंशिएट भी कर जाता है। क्लियर। आरबीसी की बात करें तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है न्यूक्लियस के बिना होता है और इसका आकार जो होता है वो बाइकनकेव होता है। ठीक है, और ये जो है गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, लाल कलर का देखने में होता है। और आरबीसी के ग्रेवयार्ड किसको कहते हैं तो स्प्लीन को। ठीक है, उसके बाद जो है आरबीसी का लाइफ स्पैन जो है वो 120 दिन का होता है। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स जो होता है वो उसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, वो रक्त के जमाव में हेल्प करता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है दिया गया स्टेटमेंट में से बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है मसल्स के बारे में। ठीक है, मांसपेशियों के बारे में। तो इसका जवाब है कि पेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। ऐसी ये बात सही नहीं है, क्योंकि पेशियां जो है वो केवल खींचने में सक्षम होती है, ना कि धक्का देने में। ठीक है, मसल्स कैन ओनली पुल नॉट पुश। ठीक है, उसके बाद ये जो है पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम है। ठीक है, मानव कंकाल तंत्र का हिस्सा है। उसके बाद मसल्स में जो है एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, इस तरह के विभिन्न तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, चलने में सहायता करते हैं। ठीक है, मसल्स जो है वो जोड़ों में काम करती है, युगल में काम करती है। मसल्स वर्क इन पेयर्स। ठीक है, और पेशियां खींचने में ही क्यों सक्षम होती है, क्योंकि जो मसल्स में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनकी मदद से ये सिकुड़ती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। मसल्स जो है पेयर्स में कैसे काम करती है, तो एक मसल जो है वो सिकुड़ती है तो दूसरी शिथिल होती है। ठीक है, मतलब वन मसल कॉन्ट्रैक्ट द अदर वन रिलैक्सेस। ठीक है, मसल्स जो है वो काफी छोटे और काफी छोटे हो जाते हैं। ठीक है, जब वो सिकुड़ते हैं उसके बाद काफी स्टिफर यानी कड़ा हो जाता है और काफी मोटा हो जाता है। ठीक है, ये आपने देखा होगा जब आप अपने हाथ के बाजुओं को जब आप मोड़ते हैं। ठीक है, बाइसेप्स को, तो आपने देखा होगा वो क्या हो जाता है, काफी कड़ा हो जाता है कि नहीं, और थोड़ा सा वो बेंची की तरह फूल भी जाता है। ठीक है, तो वो किस चीज का एग्जांपल है, कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, कि मसल्स किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करने पे जो है शॉर्टर, स्टिफर और थिकर हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम रिलैक्स टाइम में देखें तो रिलैक्स टाइम में मसल्स जो है काफी लंबे और पतले रहते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन के समय सार्कोमियर का लेंथ है, सार्कोमियर क्या है, मसल सेल्स है। ठीक है, वो काफी छोटे हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के समय। ठीक है, जिस तरह से एक प्लांट सेल या एनिमल सेल के बाहरी लेयर को, ठीक है, प्लांट सेल तो नहीं, एनिमल सेल के बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, प्लाज्मा लेमा, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसी तरह से यहाँ पे मसल सेल्स के बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है, और मसल के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और मसल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, और ये रिच होता है कैल्शियम आयंस में। क्लियर हो गया। तो मसल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सार्कोलेमा, मसल के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म, मसल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये रिच होते हैं कैल्शियम आयंस में। क्लियर है। मायोफाइबर्स मसल्स बनाते हैं, और जो पैरेलल बंडल्स होते हैं ना इन मायोफाइबर्स के, ठीक है, वो मसल्स बनाते हैं। क्लियर है। एक और पॉइंट जानना जरूरी है, एगोनिस्ट मसल। ठीक है, मसल्स जो है वो दो तरह का हो सकता है, एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट। ठीक है, एगोनिस्ट मसल वो होते हैं जो कि सिकुड़न करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद जो है वो बोन को खींचते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है बाइसेप्स। ठीक है, बाइसेप्स का जो मसल्स होता है, ठीक है, जब हम कोई वेट उठाते हैं तो बाइसेप्स का मसल सिकुड़ता है। ठीक है, उसका सिकुड़ने से जो है एक मूवमेंट पैदा होता है हमारी हाथों में। ठीक है, उसी तरह जो है एंटागोनिस्ट मसल्स जो होता है वो रिलैक्स करता है। ठीक है, जैसा ट्राइसेप मसल्स होता है। ठीक है, ट्राइसेप मसल्स जो होता है वो रिलैक्स करता है और मूवमेंट कॉज करता है। ठीक है, क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं, वह प्रतिबिंब कैसा होगा। ठीक है,
तो इसका सही जवाब है कम चमक वाला एक घोड़ा। क्या कह रहा है कि large number of thin strips of black paint are made on the surface of a convex lens of focal length 20 centimeter to catch the image of a white horse. The image will be of a horse of less brightness. Clear? कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो सेंटर में मध्य में काफी मोटा रहता है, ठीक है, और बॉर्डर्स की तरफ जो है वो काफी पतला रहता है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस का मुख्य काम है कन्वर्ज करना, लाइट रेज को कन्वर्ज करना, ठीक है। मतलब कुछ रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रही है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस से टकरा कर जो है वो सब कन्वर्ज कर जाएंगे एट द सेंटर। क्लियर? एट सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस में जो है कर्व जो है वो अंदर के साइड नहीं होती है बल्कि किनारों को बाहर की ओर मोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप उसे ड्रॉ करोगे ना कन्वेक्स लेंस को तो ड्रॉ करने में लगेगा कि अरे दोनों किनारा तो एक साथ मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये अंदर की ओर मुड़ रहा है, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है। यहीं पे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं ताकि उत्तल लेंस में जो है वो कन्वेक्स लेंस में अंदर की ओर मुड़ने के बजाय किनारों को बाहर की ओर मोड़ा जाता है, ठीक है। और वही इसके तुलना में जो अवतल लेंस होता है, कनकेव लेंस होता है, ठीक है, वो उसमें जो सेंटर होता है वो काफी पतला होता है, ठीक है, और किनारा मोटा होता है। क्लियर है? और ये एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। ये जनरली अपराइट वर्चुअल इमेज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रिलनेस ऑफ साउंड यानी ध्वनि की तीक्ष्णता किसको द्वारा की जाती है? तो इसका सही जवाब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, ठीक है। यानी अगर हायर पिच रहेगा तो ध्वनि ज्यादा तीक्ष्ण होगी, ठीक है, और हायर पिच कब रहेगा? जब फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा। जनरली महिलाओं की जो वॉइस होती है वो हायर पिच की होती है, ठीक है, जबकि मेल वॉइस जो होता है वो लोअर पिच का होता है, ठीक है। पिच को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको कि एक्सप्रेस करते हैं हम हर्ट्ज के फॉर्म में, ठीक है। अगर हम साउंड की वेलोसिटी की बात करें तो साउंड की वेलोसिटी जो होता है वो डिपेंड करता है मटेरियल के डेंसिटी पे, ठीक है, तापमान पे। उसके बाद साउंड के एम्पलीट्यूड के बारे में बात करें तो हाइट ऑफ ए साउंड वेव, ठीक है, एक साउंड वेव का जो हाइट होता है उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। और लाउडनेस जो होता है, लाउडनेस कहें या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहें ऑफ वाइब्रेटिंग मीडियम पार्टिकल्स, क्लियर है, फ्रॉम द मीन पोजीशन, यही बेसिकली उसका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ को लैम्डा में मेजर किया जाता है और वेवलेंथ होता है साउंड का जो डिस्टेंस होता है सेपरेटिंग टू वेव क्रेस्ट्स और टू वेव ट्रफ्स, ठीक है। आप लोगों ने साउंड वेव में या वेव चैप्टर में जो है ये पढ़ा होगा कि क्रेस्ट किसको कहते हैं और ट्रफ किसको कहते हैं, ठीक है। तो दो लगातार क्रेस्ट यानी दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट को जो डिस्टेंस सेपरेट करती है उसी को वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है, या दो ट्रफ को जो डिस्टेंस सेपरेट करती है उसी को वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है वो सबसे ज्यादा सुटेबल है डिजिटल एप्लीकेशन के लिए? तो इसका सही जवाब है फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है। फोटोवोल्टिक सेल जो होता है वो बेसिकली एक फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, जिसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक सिग्नल लाइट से प्रोड्यूस करता हो, यानी लाइट का उपयोग करते हुए बिजली उत्पन्न करना, ठीक है। इन तरह के उपकरण को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस और उसी में से एक एग्जांपल है फोटोवोल्टिक सेल का, ठीक है। उसके बाद अगर हम फोटो डायोड या फोटो एमिटर की बात करें तो ये बिल्कुल उल्टा है फोटो वोल्टिक सेल का, क्योंकि जिस तरह फोटोवोल्टिक सेल में हमने देखा कि वो लाइट से बिजली प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो उसके उल्टे उसके विपरीत जो है इन फोटो डायोड या फोटो एमिटर में जो है जब इसमें बिजली पास करता है तभी जाके ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा टॉर्च हो गया जिसमें कि जब तक बैटरी नहीं रहेगा वो लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा। फोटो डायोड्स की बात करें तो ये यूज किया जाता है सीडी प्लेयर में, ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट में, उसके बाद टीवी में, एयर कंडीशनर्स में, ठीक है, इनके रिमोट कंट्रोल्स में, कैमराज में, ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है। तो ज्यादातर एप्लीकेशन फोटो डायोड्स का ही है, ठीक है, डे टू डे लाइफ में।
जिसमें कि बिजली पास करने से ही लाइट प्रोड्यूस होता है। फोटो डायोड जो है एक तरह का सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है। और फोटो एमिटर जो है ये भी एक तरह का सेमीकंडक्टर डिवाइस है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो बिजली उत्पन्न होगी, ठीक है। और बिजली उत्पन्न होने के बाद ही इसमें लाइट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फोटोवोल्टेइक सेल्स को आम भाषा में सोलर सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जानते हैं। इसका अब आजकल के ज़माने में काफ़ी डिजिटल टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पूरा का पूरा सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही इस पे डिपेंड है, फोटोवोल्टिक सेल पे, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ पावर जो है सैटेलाइट का वो फोटोवोल्टिक सेल ही होता है, ठीक है। और आजकल तो हमारे देश में सौर ऊर्जा को यूज करके बिजली उत्पादन करने की बहुत सारी स्कीम्स और योजनाएं भी प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। जिसमें से एक रूफटॉप सोलर पैनल टेक्नोलॉजी भी है ना, आप लोगों ने पढ़ा हुआ करंट अफेयर में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉल बियरिंग्स जो है वो यूज किया जाता है टू कन्वर्ट विच फ्रिक्शन। तो बॉल बियरिंग्स जो है वो यूज किया जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। बॉल बियरिंग्स आप लोगों ने देखा होगा साइकिल वगैरह में यूज होता है, ठीक है। जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें उसके चक्के में यूज किया जाता है बॉल बियरिंग्स, जिससे कि, ठीक है, इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका उद्देश्य होता है मशीन के गतिमान तत्वों को एक दूसरे पर रोल करके फिसलन से रोकना है, ठीक है। और बॉल बियरिंग के रूप में जो है जाने जाना वाला एक उपकरण दो वलियों और दो स्वतंत्र रूप से चलने वाली धातु की गेंदों से बना होता है, क्लियर है। तो इस बॉल बियरिंग द्वारा स्थैतिक घर्षण लोटनिक घर्षण में बदल जाता है, क्लियर हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोलकीपर है, ठीक है, उसने जो है फुटबॉल के गेम में अपने हाथों को पीछे खींच लिया है, ठीक है, आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, ठीक है। बॉल कैच करने के बाद उसने अपने हाथों को पीछे खींच लिया है। ऐसा क्यों किया उसने? तो इससे गोलकीपर क्या करने में सक्षम होता है? तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। दैट मीन्स इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो ये बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और जिस रेट से मोमेंटम चेंज होता है वो भी फोर्स के ही बराबर होता है। दैट मीन्स आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में F इक्वल्स टू dp बाई dt, ठीक है। यहाँ पे p क्या है, मोमेंटम है, ठीक है। मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो गोलकीपर के हाथ को पीछे खींचने का मकसद होता है कि वो जो है उसके द्वारा पकड़ी जा रही गेंद का समय बढ़ जाता है। समय की अवधि को बढ़ाकर वह संवेग परिवर्तन की बल दर को कम कर देता है जो फुटबॉल उस पर डालती है, ठीक है। मतलब वो डिक्रीज कर देता है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिससे क्या होता है कि उसको उसके हाथों पर कम फोर्स लगेगा, तो उससे उसको हाथों पर उसको ज्यादा चोट नहीं लगेगा बॉल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इनमें से कौन सा एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के द्वारा एमिट किया जाता है? ऑप्शन है कैथोड रे, बीटा रे, गामा रे या अल्फा रे। तो इसका सही जवाब है अल्फा रे, ठीक है। अल्फा रेज जो होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अल्फा रेज की खोज जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी 19वीं शताब्दी में, ठीक है। अल्फा रेज जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं कैसे? तो हैवी एटॉमिक न्यूक्लियाई के डीके से फॉर्म होते हैं, ठीक है। और ये हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में और एटॉमिक फिजिक्स में, ठीक है। अल्फा रेज जो है ये काफ़ी हानिकारक भी हो सकती हैं, खासकर अगर कोई लिविंग टिश्यूज जो है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, ठीक है। ये काफ़ी शॉर्ट रेंज आयोनाइजिंग वेव होती है, ठीक है, जो कि केवल कुछ ही सेंटीमीटर तक ट्रेवल कर सकती है। कैथोड रेज की बात करें तो कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है कैथोड रे ट्यूब में, ठीक है। और कैथोड रे जो है इलेक्ट्रॉन्स
से बने हुए रहते हैं और ये प्रोड्यूस होते हैं जब एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो गैस से पास किया जाता है कैथोड रे ट्यूब में। कैथोड रेज सक्षम होते हैं गैसेस को आयोनाइज करने में और एक्सरे प्रोड्यूस करने में, और ये पहली बार कैथोड रेज की खोज जो है वो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था 19वीं शताब्दी में। ठीक है, और कैथोड रे की डिस्कवरी होने से जो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ मैटर के डेवलपमेंट में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान मिला है। नेक्स्ट देखते हैं बीटा रे। बीटा रे काफ़ी हाई एनर्जी वाले हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स होते हैं जिसको कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के द्वारा ही एमिट किया जाता है। ये प्रोड्यूस किए जाते हैं डीके प्रोसेस के थ्रू ही। ठीक है, कोई भी अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियर जब डीके करता है तो वो बीटा रे प्रोड्यूस करता है। बीटा रे जो है वो मैटर को अच्छा खासा पेनिट्रेट कर सकता है और उसका सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए कि ऑर्डर ऑफ आयोनाइजिंग और ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा के बीच में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गामा यानी सबसे ज़्यादा गामा का जो है पेनिट्रेशन पावर होता है, उसके बाद बीटा का होता है, उसके बाद अल्फा का होता है। ठीक है, और आयोनाइजेशन के ऑर्डर में जो है वो अल्फा सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा। बीटा रेज की खोज जो है 19वीं शताब्दी में हेनरी बिक्वेरेल के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है न्यूक्लियर फिजिक्स में और न्यूक्लियर मेडिसिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव करने में। ठीक है, कोई भी बॉडी जब एक सर्किल में मूव करती है तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उस सर्किल के केंद्र में लगता है। ठीक है, अंदर की तरफ। ठीक है, और बाहर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जो कि सेंटर से बाहर की ओर लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, अभी केंद्रीय बल के बारे में, और दूसरा अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। ठीक है, वह बल जो किसी वस्तु को घूर्णन के अपने अक्ष से दूर करता है वो हो गया सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीय बल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो इसका सही जवाब है गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। इसका बेस्ट एग्जांपल है चलती हुई गाड़ी। ठीक है, जब गाड़ी बहुत देर तक लगातार चलती है यानी काइनेटिक एनर्जी शो करती है। ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ देर के बाद उसका इंजन गर्म हो जाता है। ठीक है, हीट एनर्जी में वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी इन्वॉल्व है क्योंकि गाड़ी जब रोड पे चलती है तो स्वाभाविक है फ्रिक्शन की मदद से ही चलती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या इससे भी आसान एग्जांपल ये है कि जब पुराने ज़माने में दो पत्थरों को रब किया जाता था, एक दूसरे से घर्षण किया जाता था तो उससे आग निकलता था। ठीक है, तो घर्षण करना यानी फ्रिक्शन। ठीक है, और उसमें कौन सा एनर्जी लग रहा है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और फिर हीट एनर्जी यानी फायर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है कि एक बस जो है वो सीधे जा रही है। ठीक है, और अचानक से वो दाहिने साइड टर्न कर जाती है। ठीक है, तो उस बस में बैठे हुए पैसेंजर्स किस तरफ झुक जाएंगे? तो वो झुकेंगे बाईं ओर। ठीक है, दाईं ओर बस टर्न किया अचानक से तो पैसेंजर जो है वो बाईं ओर झुक जाएंगे। ठीक है, ये तो गाड़ी में चलते हुए हम सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, कभी ना कभी। तो ये जो हो रहा है उसके पीछे भी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही फोर्स शामिल है। ठीक है, जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं ठीक है बस के अंदर, उनका जो पैर है वो कांटेक्ट में है बस के। ठीक है, तो बस अचानक से दाहिने मुड़ेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो है पैसेंजर का शरीर का निचला पोर्शन जो है वो दाहिनी ओर यानी जिधर बस मुड़ा है उधर खिंचाएगा, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो है पैसेंजर का जो शरीर का अपर पोर्शन जो है ऊपरी वाला भाग जो है वो बाहर की ओर फेंकाएगा, यानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी बाईं ओर फेंकाएगा। ठीक है, मतलब उधर वो झुकाव होगा, तो इसीलिए शरीर का झुकाव जो है वो बाईं ओर यानी टर्न के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सेंट्रीपिटल फोर्स का मूवमेंट जो होता है वो ऑर्थोगोनल होता है एट अ राइट एंगल टू द बॉडीज मोशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका डायरेक्शन पूछ सकता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का मूवमेंट जो है वो ऑर्थोगोनल होता है, वो भी एट राइट एंगल पे। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉडीज पाथ सेंटर ऑफ कर्वेचर, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन जो होता है वो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट में एक सितारिस्ट जो है वो सबसे पहले जो है अपने सितार का टेंशन एडजस्ट करता है। ठीक है, और एडजस्ट करने के लिए स्ट्रिंग को बार बार खींचता है और उसको अपने अनुसार जो है एडजस्ट करता है। वो वास्तव में क्या एडजस्ट कर रहा है? तो इसका सही जवाब है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो जो है सितार का फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर रहा है ताकि उस ऑर्केस्ट्रा में मौजूद दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के फ्रीक्वेंसी के साथ वो मैच कर सके। इसीलिए ऑर्केस्ट्रा का ध्वनि इतना सुंदर लगता है सुनने में। ऐसा लगता है मानो सब इंस्ट्रूमेंट, सभी वाद्य यंत्र जो है वो एक दूसरे के साथ साथ गा रहे हैं, है कि नहीं? सभी जो है वो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में चलते हैं। ऐसा नहीं है कि पियानो अपने फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है जबकि वहाँ ड्रम अलग फ्रीक्वेंसी पे बज रहा है, सितार अलग फ्रीक्वेंसी पे बज रहा है, गिटार अलग फ्रीक्वेंसी पे बज रहा है, तबला अलग फ्रीक्वेंसी पे बज रहा है। अगर ऐसा होगा ना तो कोई भी इसे सुनना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए एक फ्रीक्वेंसी में सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का होना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया? फ्रीक्वेंसी हमने बताया था क्या था। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू इक्वल्स टू 1/λ। लैम्डा का यानी वेवलेंथ का इनवर्स होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। श्रिलनेस ऑफ साउंड के लिए दोनों ही जरूरी है, फ्रीक्वेंसी भी और वेवलेंथ भी। जितने बार जो है साउंड वेव जो है अपने आप को रिपीट करेगा पर सेकेंड, उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसको कभी कभार आम भाषा में पिच भी कह दिया जाता है कि इस वाद्य यंत्र का पिच जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है, ऐसा सुनने को मिलता है। क्लियर है? और PYQ में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लाउडनेस जो होता है, साउंड का लाउडनेस, वो उसका क्या मतलब है? तो वो जो होता है मेजर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में कि पिच इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फॉर्म ऑफ मैटर जिसके पास अपना कोई फिक्स्ड शेप नहीं है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम है, उसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो ऑप्शन है कार्बन, स्टील, क्रिप्टन, केरोसिन, इसमें से एक से अधिक या कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि कार्बन स्टील तो नहीं होगा क्योंकि वो सॉलिड है, लेकिन क्या क्रिप्टन हो सकता है या केरोसिन होगा? तो देखो क्रिप्टन क्या है? नोबल गैस है। ठीक है, और हमें पता है कि गैस के पास अपना कोई ना फिक्स्ड शेप होता है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिक्स्ड शेप तो है, फिक्स्ड शेप नहीं है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम है। इसका मतलब ये एक लिक्विड होगा और इसमें से दिए गए ऑप्शंस में से लिक्विड एकमात्र केरोसिन है। ठीक है, तो केरोसिन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो है वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल्स बताइए। ठीक है, तो एग्जांपल्स जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है? वो Al2O3 हो गया, ZnO हो गया। ठीक है, लेड ऑक्साइड भी होता है PbO, उसके बाद टिन ऑक्साइड भी होता है SnO। क्लियर हो गया ना? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सभी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करने में भी सक्षम होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसका रिएक्शन अगर हम बताएं, ठीक है, ये NCERT में दिया हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि Al2O3 जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, Al2O3 प्लस 6HCl, तो ये क्या बनाता है? AlCl3 प्लस H2O। ठीक है, वहीं अगर हम ZnO की बात करें, जिंक ऑक्साइड का, तो जिंक ऑक्साइड जो है वो NaOH के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं इसको, ठीक है, बेस के साथ, तो ये क्या बनाएगा? Na2ZnO2, ठीक है, प्लस H2O। क्लियर है ना? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को जब हम पानी में मिक्स करते हैं तो वो एल्कलाइन सोल्यूशन बनाता है। क्लियर? अच्छा, ऑप्शन में दिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड क्या है? कॉपर ऑक्साइड जो होता है ये एक बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, इसी को क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, CuO। ठीक है, और CuO को जब हम पानी में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? CuOH2 यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉपर हाइड्रोक्साइड ये बना रहा है ना, तो इसलिए ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है। क्लियर है? और इसको एक नैनो पार्टिकल के रूप में भी यूज किया जाता है कॉपर ऑक्साइड को। ठीक है, कौन सा गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग
कंट्रीब्यूट करता है अपने ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू? तो इसका सही जवाब है 1 से अधिक। ठीक है, इसमें ऑप्शन में दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, CFC, 1 से अधिक या इसमें से कोई नहीं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करने वाले गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ठीक है, और ये ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज N2O, फ्लोरिनेटेड गैसेस और वाटर वेपर, ये सभी शामिल हैं इसमें। ठीक है, और इन सभी में से सबसे इम्पोर्टेंट जो है अब ये मेजर गैसेस होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। ठीक है, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ये होता क्या है? तो ये एक ऐसा घटना है जहाँ पे कुछ गैसेस जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो हीट को ट्रैप करते हैं सन से और अर्थ को गर्म करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो हीट इन गैसेस के द्वारा ट्रैप किया जाता है उसे वो पृथ्वी के बाहर स्पेस में वो गर्मी जो है वो एस्केप नहीं कर पाती है, यानी पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर ब्रह्मांड में एस्केप नहीं कर पाती है, निकल नहीं पाती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि पृथ्वी का जो ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। कुछ गतिविधियों से जो है कुछ ज्यादा अमाउंट में ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन होता है, जैसे कि अगर हम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की बात करें, कोयला और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने से बड़ी मात्रा में CO2 उत्पन्न होती है। ठीक है, दूसरा है कि कुछ एग्रीकल्चर प्रोसेसेस हैं या फिर कुछ डाइजेस्टिव प्रोसेसेस हैं। ठीक है, उससे मीथेन का उत्सर्जन होता है, जैसे कि कृषि पद्धतियों और पशुओं की पाचन प्रक्रियाओं से CH4 महत्वपूर्ण मात्रा में निकलती है। ठीक है, और भी बहुत सारा औद्योगिक प्रक्रिया हैं और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों का क्षरण। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल उत्पादन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस सब से भी N2O का एमिशंस होते हैं। क्लियर हो गया ना? कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जैसे कि नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शन, डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड्स जो है वो मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके कौन सा गैस छोड़ती है? तो वो छोड़ती है CO2। जैसे कि एग्जांपल है मैग्नीशियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें तो MgCO3 प्लस HCl दोनों क्या देगा? MgCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, उसी तरह सोडियम कार्बोनेट का हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें, या कॉपर कार्बोनेट हो गया CuCO3 प्लस HCl। ठीक है, तो उससे भी कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2 हमें मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन जो है जो कि एसिड से निकलता है, ठीक है, उससे वाटर बनता है। ठीक है, और कार्बोनेट आयन जो है वो हाइड्रोजन आयन के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होता है और ये हीट एनर्जी रिलीज करता है। ये एग्जांपल होता है एसिड बेस रिएक्शन का। विच एसिड इज डिस्क्राइब्ड एज COOH COOH? इसका ऑप्शन है कार्बोनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, 1 से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला है C2H2O4। ये एक स्ट्रॉन्ग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसको कि क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, ब्लीच के रूप में, और रस्ट को हटाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, आप लोगों ने इसको बायोलॉजी में पढ़ा होगा क्रेब्स साइकिल। और ये जो है बहुत ही टॉक्सिक सॉल्ट बनाता है ऑक्जेलेट के नाम से। माफ कीजिएगा, जो कि किडनी डैमेज कर सकता है। ठीक है, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो कि पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट दिए गए ऑप्शन में बात करें कार्बोनिक एसिड की, तो कार्बोनिक एसिड काफी वीक एसिड होता है, डाइबेसिक एसिड होता है। इसका फॉर्मूला होता है H2CO3। ठीक है, ये बहुत सारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में पाए जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसी के कारण जो है जो जब कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन हम खोलते हैं तो काफी फिज करने का एक साउंड आता है। ठीक है, ये जो है बॉडी pH लेवल का एक रेगुलेटर माना जाता है। ठीक है, और नेचुरली ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो H2CO3 बनता है। ठीक है, और इसको फूड इंडस्ट्री में बहुत यूज किया जाता है। ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में और pH मेंटेन करने में। ठीक है, नेक्स्ट एसिड है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH दैट इज
H4O2, ठीक है। ये विनेगर का कंपोनेंट है, हमने पढ़ा अभी कुछ देर पहले कि सिरका का कंपोनेंट होता है ये एसिटिक एसिड, और इसको जो है बहुत सारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि पॉलीविनाइल एसीटेट हो गया, सेल्यूलोज एसीटेट हो गया, ठीक है। इसको जो है प्रिजर्वेटिव के रूप में भी यूज़ किया जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। ये एक वीक एसिड होता है, ठीक है। इसका टेस्ट जो है थोड़ा खट्टा टाइप का होता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के दौरान जो है मानव शरीर में भी थोड़ा मात्रा में एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है नेचुरली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया है, ठीक है। एक में जो है डिस्टिल वाटर है और एक में एसिडिक सोल्यूशन है और तीसरे में जो है बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है। अब बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। तो इसका सही जवाब है बेस, ठीक है। बेसिक सोल्यूशन जो है वो लाल लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो याद रखना, बेस जो है वो लाल को ब्लू में कन्वर्ट करता है, यानी लाल लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है बेस, और एसिड जो है उसका वाइस वर्सा, ठीक है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में BRB याद रखना है, BRB, B फॉर बेस, R फॉर रेड, B फॉर ब्लू, ठीक है। बेस जो है BRB, रेड टू ब्लू, ठीक है, BRB, ठीक है, BRB। और चूंकि डिस्टिल वाटर जो होता है न्यूट्रल नेचर का होता है, इसलिए वो कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा, जबकि अगर हम एसिड सोल्यूशन डालेंगे तो वो जो है ब्लू लिटमस को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। क्लियर है, मतलब जो लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर से रेड कलर में चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना। लिटमस पेपर क्या होता है, एक तरह का पेपर है जो कि अपना कलर चेंज करते रहता है जब भी हम उसमें एसिड सोल्यूशन डालेंगे या बेस सोल्यूशन डालेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह का मेजर है ऑफ एसिडिटी, और इसको एक pH इंडिकेटर के रूप में भी यूज किया जा सकता है। पर्पल लिटमस पेपर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब लिटमस पेपर जो है वो हर टेम्परेचर पे कलर चेंज नहीं करता है, बल्कि 25 डिग्री सेल्सियस पे जो है एक pH का रेंज है जो कि 4.5 से लेके 8.3 का pH रेंज है। इसी pH रेंज और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही जो है लिटमस पेपर वो कलर ट्रांजिशन शो करता है, ठीक है। मतलब रंग में फेरबदल होता है इसी pH में और टेम्परेचर में। और pH इक्वल्स टू 7 आएगा तो मतलब वो न्यूट्रल सोल्यूशन है, और 7 से नीचे आएगा तो मतलब एसिडिक सोल्यूशन है, और 7 से ऊपर आएगा तो वो बेसिक सोल्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओडर ऑफ एसिटिक एसिड रिजेंबल्स दैट ऑफ, ठीक है। मतलब एसिटिक एसिड का जो सुगंध है वो किससे मेल खाता है। तो वो ऑप्शन है टमाटर, किरोसिन, विनेगर, एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विनेगर, ठीक है। एसिटिक एसिड हमने बताया कि एसिटिक एसिड जो है उसका गंध जो है विनेगर से मेल खाता है, ठीक है। विनेगर में कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड जो है वो वेरी करता है 4 से 8% तक, ठीक है। अगर हायर, इससे ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, हायर कंसंट्रेशन होगा तो इसका स्मेल और ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। और इसका स्मेल जो है कभी कभार इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है क्यों, तो क्योंकि एसिटिक एसिड वोलेटाइल नेचर का होता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो टमाटर, ठीक है। टमाटर का जो गंध होता है, क्लियर, उसके लिए जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल है वो है 2-नोनानोन, या उसी को मिथाइल कीटोन कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ओडर ऑफ टमाटर जो है, ठीक है, टोमेटो, ओडर ऑफ टोमेटो इज कॉज ड्यू टू विच केमिकल सब्सटेंस। तो इसका आंसर होगा मिथाइल कीटोन या 2-नोनानोन, ठीक है। ये इसका जो टमाटर का जो गंध होता है ये हल्का हल्का मीठा और फ्रूटी टाइप का होता है, ठीक है, एरोमा जो इसका होता है। और टोमेटो का जो कलर होता है ना, लाल कलर, उसके पीछे जो केमिकल है वो है लाइकोपीन, ठीक है। ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है BPSC में नहीं, लेकिन बहुत सारे दूसरे स्टेट PCS एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट ऑप्शन है किरोसिन, ठीक है। किरोसिन का जो गंध होता है उसके पीछे कारण क्या है, तो उसके पीछे केमिकल है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे कि एल्काइल बेंजीन और नेफ्थलीन। हालांकि ये जो मट्टी तेल होता है किरोसिन, ठीक है, इसमें इन कंपाउंड्स की कंसंट्रेशन काफी कम मात्रा में मौजूद होता है, ठीक है। और लेकिन फिर भी इसका जो है काफी पंजेंट ओडर होता है। और मट्टी तेल का गंध जरूरी इसलिए है ताकि पता चले कि ये जो है इसमें किसी तरह का मिलावट नहीं किया गया है, किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ इसमें मिलावट नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि ड्राई HCl गैस जो है वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं करता है? तो इसका सही जवाब है कि चूंकि इसमें कोई हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ प्रेजेंट नहीं होता है, और लिटमस कलर जो है, लिटमस पेपर जो है वो कलर तभी चेंज करता है जब वाटर या वाटर का आयन जो है वो मौजूद हो, ठीक है, हाइड्रोजन आयन जो है वो मौजूद हो। क्योंकि ड्राई HCl जो है वो डिसोसिएट नहीं कर पाता है हाइड्रोजन आयन में, और एसिड्स जैसे कि HCl जो है वो डिसोसिएट तभी करेगा जब उसको कोई एक्वस मीडियम मिलेगा, जैसे कि वाटर, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ड्राई HCl है, यानी HCl भींगा हुआ नहीं है, एक्वस नहीं है, और ड्राई लिटमस पेपर भी है, यानी लिटमस पेपर में भी पानी का टच नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए जो है पानी की कमी के कारण जो है ना, चूंकि हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट नहीं कर पाएगा एसिड से, इसीलिए लिटमस पेपर किसी तरह का कोई कलर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक गैस, ठीक है। इसी को म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है कलरलेस गैस होता है रूम टेम्परेचर पे, और इसका काफी स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल होता है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, जो कि काफी हानिकारक होता है अगर इसको डायरेक्टली इसको टच किया जाए तो, ठीक है। ये स्किन जला सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बेसिकली एक एक्वस सोल्यूशन होता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसमें बताना है कि कौन सा ऑड वन आउट है, ठीक है। मतलब बहुत सारा इसमें जो चेंजेस दिए हुए हैं उसमें हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है, ठीक है। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है कि फिजिकल चेंज ऐसे परिवर्तन को कहते हैं जो कि हम उसे रिवर्स कर सकते हैं, मतलब उल्टा कर सकते हैं, ठीक है। वो परमानेंट नहीं होता है, जबकि टेम्पोररी होता है। जबकि जो केमिकल चेंज होता है, ठीक है, वो ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं और जिसको हम रिवर्स यानी उल्टा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे फलों का पकना, ठीक है, ये केमिकल चेंज है, क्योंकि जब फल पक जाते हैं तो उसको हम वापस से कच्चा नहीं बना सकते, ठीक है। और उसमें जो पिगमेंट्स हैं, ठीक है, वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। उसके बाद कोयला का जलना भी एक केमिकल चेंज है, ठीक है। जब कोयला जल जाता है तो उसमें जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसको हम उल्टा नहीं कर सकते हैं। फिर सीमेंट का सेट होना, ठीक है, वो भी एक परमानेंट चेंज है जिसको कि हम उल्टा नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में सही है, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियोस में भी काफी कुछ डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेफाइट और डायमंड जो है वो कार्बन एलिमेंट से बने हुए रहते हैं। ये दोनों एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, ठीक है। और ये दोनों जो है एक ही तरह का केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है ये दोनों सेम केमिकल चेंज भी शो कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है काफी स्लिपरी होता है और ये शीट या लेयर ऑफ कार्बन एटम्स में प्रेजेंट होता है, जो कि एक दूसरे से काफी कमजोर रूप से बंधे हुए रहते हैं, वीकली बॉन्डेड होते हैं। जबकि डायमंड जो होता है काफी स्ट्रॉन्ग 3D अरेंजमेंट होता है कार्बन आइटम्स का, जो कि काफी हार्ड होता है नेचर में, ठीक है। और दोनों का हार्डनेस में अलग अलग स्तर होता है ग्रेफाइट और डायमंड का, क्योंकि उनका अरेंजमेंट्स जो है कार्बन आइटम्स का अलग अलग होता है, प्लस बॉन्डिंग भी अलग अलग तरीके से किया जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट में जहाँ पे कमजोर बॉन्डिंग होता है वहीं पे डायमंड में काफी स्ट्रांग बॉन्डिंग होता है, ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वहीं डायमंड जो होता है हार्ड सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो भले ही इनके पास सेम केमिकल चेंज हो, सेम केमिकल कैरेक्टरिस्टिक शो करते हो, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हो, लेकिन बॉन्डिंग में और डिग्री ऑफ हार्डनेस में दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। और उनके पास सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी नहीं होता है, मतलब ग्रेफाइट जो है ज्यादा इलेक्ट्रिकल रूप से कंडक्टिव होता है, जबकि डायमंड जो होता है उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम, मतलब लेस कंडक्टिविटी होता है, शो करता है, ठीक है। अलग अलग अरेंजमेंट्स रहने के कारण इन दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है, बनावट भी अलग अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टोमाटा जो है, ठीक है, प्लांट में हम लोग को पता है ना स्टोमाटा होता है, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं पत्तों पे, ठीक है। तो स्टोमाटा खुलता है और बंद होता है, क्यों? तो इसका कारण है अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स, ठीक है। स्टोमाटा का खुलना और बंद होना जो है वो एक प्रक्रिया होता है जो कि रेगुलेट करता है गैस एक्सचेंज और वाटर बैलेंस इन प्लांट्स, ठीक है। मतलब प्लांट्स में कितना गैस आना चाहिए या बाहर जाना चाहिए, कितना पानी उसमें अंदर आना चाहिए या बाहर जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह के प्रोसेसेस को रेगुलेट करने के लिए ही स्टोमाटा जो है खुलता और बंद होता है, ठीक है। और ये प्रोसेस कंट्रोल किया जाता है गार्ड सेल्स के द्वारा, जो कि प्रेजेंट होता है स्टोमाटा में, स्टोमाटा के छेद के आसपास, ठीक है।
तो और ये रिस्पॉन्सिबल होता है उसके ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए, ठीक है। तो पूछता है क्वेश्चन कि बताइए कौन से सेल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तो आंसर होगा गार्ड सेल्स विच इज लोकेटेड अराउंड द स्टोमेटल पोर, ठीक है। स्टोमाटा छिद्र के चारों ओर प्रेजेंट होता है ये गार्ड सेल्स, ठीक है। उसके बाद कितना वाटर जो है, कितना वाटर अपटेक होगा, ठीक है, वही जो है गार्ड सेल्स के द्वारा स्टोमाटा को खोलने के लिए जिम्मेदार होगा, ठीक है। मतलब जल का अपवाह रक्षक कोशिकाओं द्वारा रंध्रों के खुलने को नियंत्रित करता है। इट लीड्स टू टर्गर प्रेशर, ठीक है। इससे टर्गर प्रेशर होता है और इंक्रीज इन साइज ऑफ द गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स के साइज में बढ़ोतरी होता है, जिसके कारण क्या होता है स्टोमाटा खुल जाता है और गैसेस का एक्सचेंज होने लगता है, ठीक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब जो है एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, पौधों और बाहरी एटमॉस्फेयर के बीच, ठीक है। तो समझ में आ गया कि पानी जब अंदर घुसता है ना तो गार्ड सेल्स जो है वो स्टोमाटा को खोल देता है, ठीक है। और स्टोमाटा's closure results from water loss from the guard cells and a decrease in turgor pressure। और स्टोमाटा बंद कैसे होता है, तो जब पानी गार्ड सेल से बाहर निकल जाता है तो उससे क्या होता है टर्गर प्रेशर घट जाता है, ठीक है। तो गार्ड सेल्स का साइज घट जाता है और स्टोमाटा का मुंह बंद हो जाता है। क्लियर हो गया। पानी के अंदर आने से स्टोमाटा का मुंह खुल गया और पानी के गार्ड सेल्स से बाहर जाने से स्टोमाटा का मुंह बंद हो गया, ठीक है। पानी अंदर आया तो टर्गर प्रेशर बढ़ा, गार्ड सेल्स का साइज बढ़ा, ठीक है, स्टोमाटा का मुंह खुल गया। पानी बाहर गया तो टर्गर प्रेशर घटा, गार्ड सेल का साइज घटा और स्टोमाटा का मुंह बंद हो गया। क्लियर, आसान है, सिंपल, क्लियर है। तो ये सारा का सारा रोल जो है वो गार्ड सेल्स का और वाटर का अंदर आना या बाहर जाना, ठीक है, इसी का पूरा खेला है। क्लियर। और एक और कभी एक और क्वेश्चन पूछता है कि क्या स्टोमाटा के बंद होने और खुलने में न्यूक्लियस का पोजीशन या प्रोटीन के कॉम्पोजिशन का कोई रोल है, तो नहीं, प्रोटीन या न्यूक्लियस का किसी तरह का कोई भूमिका नहीं है स्टोमाटा के खुलने या बंद होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल जो है वो किस तरह का किन कलर का जो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब करता है। ऑप्शन है ग्रीन ब्लू, ग्रीन रेड, रेड ब्लू, एक से अधिक, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा रेड ब्लू। क्लोरोफिल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा बॉटनी में, ठीक है, कि ये एक पिगमेंट होता है जो कि हरे पेड़ पौधों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। पेड़ के हरे हरे पत्तों में ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि एब्जॉर्ब करता है बहुत आसानी से ब्लू और रेड लाइट को, ठीक है, जो कि विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम का पार्ट है। क्लियर हो गया। तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है लाइट ब्लू रीजन में, जिसका पीक रेंज करता है 450 से 650 नैनोमीटर, ठीक है, ये रट लेना, याद कर लेना। और जो रेड लाइट होता है उसका पीक होता है 700 नैनोमीटर, ठीक है। क्लोरोफिल जो है रेड और ब्लू को एब्जॉर्ब कर लेता है जबकि ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्ट करता है वही लाइट हम अपने आंखों से दिखाई देता है, ये आप लोग को पता है। तो इसीलिए चूंकि वो ग्रीन लाइट को जो है रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए जो है क्लोरोफिल हमें ग्रीन कलर का दिखाई देता है, ठीक है। और क्लोरोफिल के दो इम्पोर्टेंट मेन टाइप जो है ए और बी है, ठीक है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ठीक है। कुछ और भी पिगमेंट्स जो है प्लांट्स के पत्तों में पाए जाते हैं जैसे कि कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलीन्स, ठीक है, ये भी अलग अलग स्पेक्ट्रम के लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अगर प्लांट के पास ढेर सारा अमाउंट में कैरोटीनॉइड्स मौजूद हो तो वे लाल कलर के देखने में लगते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लाल लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी शो प्लांट्स में, ठीक है, पत्ते जो है वो हरे नहीं होके लाल कलर या अलग अलग कलर्स के देखने को मिलते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताया गया है कि कौन सा मैच सही नहीं है, ठीक है। तो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स की बात करें तो जो पत्ते होते हैं, ठीक है, वो डंटल से अटैच्ड होते हैं पेटियोल के थ्रू, ठीक है, पेटियोल के द्वारा। तो पेटियोल जो होता है वो क्या करता है, पेटियोल का फंक्शन है पत्ते को स्टेम से अटैच करना, ठीक है। ये छोटा सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पत्ते की अटैचमेंट में हेल्प करता है स्टेम से, ठीक है। श्रब क्या होता है,
श्रब्स एक तरह का झाड़ी होता है, ठीक है, जिसमें कि मोटे मोटे डंठल जो होते हैं उसमें ढेर सारे ब्रांचेस निकले हुए रहते हैं, ठीक है, और वो भी बेस से ही जो है ये स्टेम्स निकलना शुरू हो जाते हैं ब्रांचिंग के साथ, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों ने देखा होगा झाड़ियों में। हालांकि रोज प्लांट जो है, ठीक है, गुलाब के फूल के जो पौधे होते हैं ये भी एक तरह का श्रब ही है, जिसमें कि मोटे मोटे डंठल जो है ब्रांचिंग के साथ वो बेस से निकलना ही शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है ट्री जो होता है हम सभी ने देखा है, जैसे कि बरगद का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया। इसमें क्या होता है, एक सीधा सा मोटा स्टेम होता है, ठीक है, और उस स्टेम से जो है बेस से थोड़े ऊपर जाकर जो है ब्रांचिंग शुरू होता है, ठीक है, और उस ब्रांचिंग में पत्तियां आती हैं, पत्तियां में फिर फूल आता है, फूल में फिर फल लगता है कि नहीं, फल फिर पकते हैं तो हम उसे जो है तोड़ लेते हैं। क्लियर है। तो ट्री जो होता है वो थिक हार्ड स्टेम होता है विथ ब्रांचेस हाई ऑन द प्लांट। हाँ, क्योंकि ये ब्रांचेस जो है वो बेस से शुरू नहीं होके काफी अच्छा खासा डिस्टेंस पे शुरू होता है। उसके बाद क्रीपर क्या होता है, तो क्रीपर एक ऐसा मतलब टाइप ऑफ प्लांट हो गया जिसमें कि वीक स्टेम होता है, ठीक है, कमजोर डंठल होता है और ये अपने से खुद से खड़ा नहीं हो पाता है, ठीक है, और इसको सहारे की जरूरत होती है, जैसे कि कद्दू, ठीक है, लौकी का जो आप लोगों ने लत्ती देखा होगा, ठीक है, तो वो क्रीपर्स होते हैं, मतलब एक तरह के क्लाइंबर्स होते हैं, उसके लिए मचान बनाना पड़ता है। क्लियर है, जिसके सहारे वो अपने ग्रोथ को आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट है लीफ यानी पत्ता, ठीक है, पत्ता जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है यानी खाना बनाता है, ठीक है, पौधे के लिए, और इसमें लीफ बेस और लैमिना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी जो है वो प्लांट्स में ऊंचे ऊंचे हाइट तक पहुंच जाता है, ऐसा कैसे होता है? तो ऐसा पॉसिबल होता है सक्शन पुल के द्वारा, जो कि ट्रांसपिरेशन के द्वारा कॉज होता है। दरअसल पत्ते में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको स्टोमाटा कहते हैं, उस स्टोमाटा से जब पानी वाष्प बनकर बाहर निकल जाता है, ठीक है, तब पौधे को प्यास लगती है, ठीक है, आई एम जस्ट जोकिंग, मतलब पौधे को पानी की जरूरत होती है ना, क्योंकि लगातार वाष्प के थ्रू जो है स्टोमाटा छिद्रों से पानी वाष्प बनकर बाहर निकल रहा है, तब क्या होता है कि एक सक्शन पुल क्रिएट होता है, ठीक है, उस सक्शन पुल के कारण ही जो है पानी जो है वो खींच के रूट से, मतलब जड़ से जो है वो टिप ऑफ द प्लांट तक पहुंच जाता है, मतलब ऊंचे ऊंचे पौधे में भी जो है पानी जड़ से जो है ऊंचे ऊंचे पेड़ों के हिस्सों तक, पत्तियों तक पहुंच जाता है। क्लियर हो गया, क्योंकि पौधे तो गतिहीन होते हैं और चलते नहीं हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए पौधे के जड़ों में जो जल दिया जाता है उसको जाइलम टिश्यू की मदद से अलग अलग हिस्सों में पानी पहुंचाया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाले सक्शन पुल के कारण जल पेड़ों में बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। यह पौधे के शरीर के अंदर जल के रखरखाव में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक कैरेक्टर है जो कि इसको सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए एलिजिबल बनाता है, ठीक है, तो इसका सही जवाब है प्रेजेंस ऑफ बोथ डीएनए और आरएनए। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो कि सेमी ऑटोनोमस होता है और इसके पास डीएनए भी प्रेजेंट होता है। डीएनए जो होता है रेप्लिकेट कर सकता है और उसको कॉपी बना सकता है। रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि डीएनए जो है अपना कॉपी बनाता है डीएनए टेम्पलेट और डीएनए पॉलीमरेज की मदद से। क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें अपना डीएनए होता है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर डीएनए से अलग होता है और केवल डीएनए के प्रेजेंट होने मात्र से ही जो है क्लोरोप्लास्ट सेल्फ रेप्लिकेट करने के सक्षम नहीं होता है, ठीक है। बोथ डीएनए और आरएनए शुड बी प्रेजेंट, ठीक है, और दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सेल्फ रेप्लिकेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। और ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो केवल और केवल प्लांट सेल्स में मौजूद होता है।
अब जहाँ डीएनए जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि क्लोरोप्लास्ट के रेप्लिकेशन के लिए जरूरी होता है, वहीं आरएनए मॉलिक्यूल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में, ठीक है, इंटू प्रोटीन्स। आप लोगों को पता है कि आरएनए जो है वो मुख्य रूप से प्रोटीन बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। और मैंने बताया हुआ है कि डीएनए से आरएनए जब बनता है इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनता है इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस एंड विरोइड्स होता है, और ये डीएनए की तुलना में लेस स्टेबल होता है। तो ये साइंस के कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो कि 63वीं और 68वीं के पूछे हुए क्वेश्चंस थे, ठीक है। और बाकी बचे हुए ईयर्स के मैंने देख लिया है, वो सभी क्वेश्चंस जो है वो घुमा फिरा के जो हमने डिस्कस कर लिया है उन्हीं में से पूछा हुआ है, ठीक है। खाली 69वीं में जो है शुरू के 10 क्वेश्चन जो है वो टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, और इसमें ज्योग्राफी मिला दिया गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, यूनिवर्स में स्टार्स, ठीक है, ये सब कुछ 4-5 क्वेश्चन में मिला दिया गया है। तो उसको आप बस एक नज़र देख लेना, और बाकी सभी क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। अब समय नहीं है, कल ही भर का समय है। जो भी मैंने पढ़ाया है या जो भी आप जहाँ से पढ़ रहे हो उसको अच्छे से रिवाइज कर लो लास्ट टाइम में, ठीक है। और जहाँ भी आपका सेंटर गया है वहाँ पर समय से आप लोग पहुँच जाना, ठीक है। एडमिट कार्ड ले लेना, पेन ले लेना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कूल माइंड से एग्जामिनेशन देना, होगा नहीं होगा ये नहीं सोचना है, जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, और जितना पढ़ाया है उसको एकदम शांत दिमाग से सही ऑप्शंस चुनकर अपने नॉलेज को यूज कर, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर आपके साथ ही रहेगा हमेशा, आपका दिमाग, ठीक है। और उसमें सभी डाटा और इन्फॉर्मेशन सेव हो चुका है साल भर का जो आपने पढ़ा है अभी तक, इसीलिए डरना नहीं है। और इस तरह के फीलिंग होना कि ये छूट गया, वो छूट गया, ये कवर अप नहीं हो पाया, ये कवर अप नहीं हो पाया, लास्ट मोमेंट पे लोग इकोनॉमिक सर्वे देख लेते हैं, बजट देख लेते हैं, जल्दी करंट अफेयर्स देख लेते हैं, जल्दी जो है हिस्ट्री देख लेते हैं, या फिर कुछ भी कोई ऐसा सब्जेक्ट देख लेते हैं जिनको लगता है कि वो भूल गए हैं। तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। जितना भी पढ़े हो उसको दिमाग में स्टोर्ड है ऑलरेडी पहले से ही, उसको अच्छे से रिकॉल करना है बस, ठीक है। और एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा प्रदर्शन आप लोग करोगे, ठीक है। बस याद रखना कि ये कट ऑफ क्रॉस करने वाला एग्जामिनेशन है, कट ऑफ ही क्रॉस करना है, टॉप नहीं करना है, ठीक है। मेंस में टॉप करना, इंटरव्यू में टॉप करना। तो इसीलिए अब हम ये क्लास एंड कर रहे हैं, ठीक है। हमसे जितना पॉसिबल था हमने आप लोग को पढ़ाया कराया, आप लोग को अच्छा लगा हो, फायदा हुआ हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन आप लोग का अगर अच्छा जाए तो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरह फोकस के साथ पढ़ाई करते रहें, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। मिलते हैं एग्जामिनेशन के बाद। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी जर्नी टू ऑल दोस्त जिनका सेंटर्स अपने जिले से बाहर गया है, ठीक है। थैंक यू।